ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे मेहमान हैं। तभी एक सख्त गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? आवाज का असर ऐसा था जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ध्रुवांश ने देखा कि एक युवक जिसके हाथ में भाला था धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई चिंगारी जैसी थीं और उसका रौब महसूस किया जा सकता था। लकी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वरुण भाई, ये सब क्या हो रहा है? लकी ने खुशी और जिज्ञासा से पूछा। वरुण, जिसकी आंखें पहले ही गुस्से से लाल थी, और भड़क उठा। मुंह बंद कर अपना, मैं तेरा भाई नहीं हूं, और तुझे किसने यहां आने दिया? चुपचाप लौट जा, नहीं तो जान से मारा जाएगा। लकी हैरान होकर धीमी आवाज में बोला, क्या आप अब भी नाराज हैं कि मैं गांव छोड़ के चला गया? वरुण के जबड़े गुस्से से कस गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, नाराजगी? मुझे तुझसे नफरत है लकी। दादा मरते मरते बचे थे, और तू? जिस दादा को तुझसे इतनी उम्मीदें थी, जो तुझ पर जान वारते थे, तू उन्हें छोड़कर भाग गया, इंसानों की तरह खुदगर्ज बन गया। वरुण की आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू झलकने लगे। लकी सर झुकाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार दादाजी से मिलना है। उसने धीरे से पीछे खड़े ध्रुवांश की ओर इशारा किया और कहा, ये मेरा दोस्त है, ये इंसान है। लकी के ये कहते ही वरुण की आंखों में आग जल उठी और उसके साथ खड़े काले कपड़े वाले फाइटर्स ने तुरंत अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। गद्दार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी इंसान को हमारी दुनिया में ले आया। उसके शब्दों के साथ ही उसने एक जोरदार मुक्का लकी के पेट में मारा। लकी दर्द से पीछे झुका, लेकिन कुछ कहने के बजाय अपनी सांसें संभालने लगा। वरुण ने बिना रुके अपने भाले को ध्रुवांश की गर्दन की ओर घुमाया। भाला इतनी तेजी से आया कि हवा में हल्की चीख जैसी आवाज गूंजी, लेकिन ध्रुवांश तैयार था। उसने अपनी डेविल आई एक्टिव कर ली और उसकी दुनिया जैसे स्लो मोशन में बदल गए। शुक्र है मैंने समय रहते डेविल आई का इस्तेमाल कर लिया, वरना आज मेरा खेल खत्म था, ध्रुवांश मन ही मन सोच रहा था। हालांकि वरुण तेज और ताकतवर था, लेकिन ध्रुवांश उसके हर वार से बच रहा था। वरुण ने ध्रुवांश की डेविल आई को देखा और उसकी आंखें चौकन्नी हो गई। डेविल आई? ये असंभव है, वरुण ने मन ही मन सोचा। उसे और भी हैरानी तब हुई जब इतने करीब से किया गया हमला भी ध्रुवांश ने टाल दिया। वरुण की झुंझलाहट बढ़ रही थी। वो एक और वार करने ही वाला था कि लकी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाई रुक जाओ, इसने मेरी जान बचाई है। लकी की आवाज में दर्द और सच्चाई थी। मैं पकड़ा गया था, एम्परर्स के हाथों मरने वाला था, इसने मुझे बचाया। ये इंसान है, लेकिन इसे यहाँ का कोई रास्ता नहीं पता। मैंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वरुण ने अपने भाले को रोक लिया। उसकी नजरें ध्रुवांश पर टिक गईं। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे किसी पहेली को हल कर रहा हो। उसे डेविल आई की ताकत का अंदाजा था और ये सोचते हुए उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस बेवकूफ लकी ने हमें और भी खतरे में डाल दिया है, वरुण ने मन ही मन सोचा। वरुण ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से से बोला, इन दोनों को साथ लेकर चलो, इनका फैसला मुखिया जी करेंगे। लकी की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो जानता था कि मुखिया उसके दादा ही हैं। कम से कम अब मैं दादाजी से मिल सकूंगा। वहीं ध्रुवांश शांत था, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। वो जानना चाहता था कि जिस डेविल का नाम ये सब इज्जत से लेते हैं, उसकी असली वजह क्या है। गांव के चारों ओर का नजारा एक शांतिपूर्ण दुनिया की झलक देता था। हरियाली से घिरे इस गांव में बच्चे खेल कूद में मस्त थे और दुकानों पर लोगों की चहल पहल आम इंसानी बस्तियों जैसी लग रही थी। लेकिन इनकी हंसी और खुशी के पीछे छिपे रहस्य और इनकी असली पहचान को केवल जानने वाले ही समझ सकते थे। लकी और ध्रुवांश को गांव के लोग घूर रहे थे। विस्पर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। अरे ये लकी ही है ना? हाँ, वही भगोड़ा, मुखिया जी का पोता। लकी उनकी फुसफुसाहट सुन रहा था और हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। वो जानता था कि उसका गांव छोड़ने का फैसला अब तक यहाँ के लोगों के लिए एक दाग की तरह था। ध्रुवांश उनके तानों से अनजान गांव की हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देख रहा था। वरुण ने लकी और ध्रुवांश को लेकर गांव के बीचों बीच एक सूखे बड़े पेड़ के पास पहुंचाया। वहां कई कुर्सियां पहले से लगी हुई थीं, जैसे किसी फैसले के लिए सभा बुलाई गई हो। धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठे होने लगे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। लकी क्यों आया है? वो इंसान कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों के साथ क्या होने वाला है? कुछ ही पल बाद भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि सभी लोग उसे रास्ता देने लगे। ये जीव सजीवन थे, गांव के मुखिया। उनकी उम्र उनके झुर्रियों वाले चेहरे और सफेद बालों में साफ झलक रही थी। उनके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी जो सांप की आकृति जैसी दिखती थी। उनके दोनों ओर काले कपड़े पहने गार्ड्स थे और उनके पीछे गांव के अन्य महत्वपूर्ण लोग चल रहे थे। मुखिया ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही एक नजर लकी पर डाली। उनका चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में अपने पोते को वापस देखने की हल्की राहत झलक रही थी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुखिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में लकी से पूछा। लकी तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था और उसकी आवाज में पश्चाताप साफ झलक रहा था। दादाजी, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपने मुझे गांव छोड़ने से मना किया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं इंसानों के बीच चला गया। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ चुका हूं कि आपने क्यों मना किया था, लेकिन ये इंसान,
उसने ध्रुवांश की ओर इशारा किया। ये बुरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है। मैं एम्परर्स के हाथों पकड़ा गया था और ये मुझे उनसे बचाकर यहाँ तक लाया है। लकी की बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। एम्परर्स ने इसे पकड़ लिया था, ये इंसान इसे बचाने कैसे पहुंचा? मुखिया जीव सज्जीवन का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उनकी आंखों में हल्का बदलाव दिख रहा था। भले ही वो लकी की सही सलामत वापसी से भीतर ही भीतर खुश थे, लेकिन उनके मुखिया होने का फर्ज उन्हें ये जताने नहीं दे रहा था। उन्होंने गहरी नजर से लकी की ओर देखा, फिर ध्रुवांश की ओर। मुखिया के विचार साफ थे। लकी ने न केवल गांव के नियम तोड़े थे, बल्कि एक इंसान को गांव के अस्तित्व का पता दे दिया था। ये एक बड़ा अपराध था। मुखिया ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, लकी, तुमने हमारी परंपराओं और नियमों को तोड़ा है। क्या तुम समझते हो कि इसका हमारे गांव पर कितना बड़ा असर हो सकता है? लकी ने सर झुका लिया। वहां कुछ पल के लिए शांति छा गई थी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे मेहमान हैं। तभी एक सख्त गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? आवाज का असर ऐसा था जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। ध्रुवांश ने देखा कि एक युवक जिसके हाथ में भाला था धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई चिंगारी जैसी थीं और उसका रौब महसूस किया जा सकता था। लकी ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वरुण भाई, ये सब क्या हो रहा है? लकी ने खुशी और जिज्ञासा से पूछा। वरुण, जिसकी आंखें पहले ही गुस्से से लाल थी, और भड़क उठा। मुंह बंद कर अपना, मैं तेरा भाई नहीं हूं, और तुझे किसने यहां आने दिया? चुपचाप लौट जा, नहीं तो जान से मारा जाएगा। लकी हैरान होकर धीमी आवाज में बोला, क्या आप अब भी नाराज हैं कि मैं गांव छोड़ के चला गया? वरुण के जबड़े गुस्से से कस गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, नाराजगी? मुझे तुझसे नफरत है लकी। दादा मरते मरते बचे थे, और तू? जिस दादा को तुझसे इतनी उम्मीदें थी, जो तुझ पर जान वारते थे, तू उन्हें छोड़कर भाग गया, इंसानों की तरह खुदगर्ज बन गया। वरुण की आवाज भारी हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू झलकने लगे। लकी सर झुकाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार दादाजी से मिलना है। उसने धीरे से पीछे खड़े ध्रुवांश की ओर इशारा किया और कहा, ये मेरा दोस्त है, ये इंसान है। लकी के ये कहते ही वरुण की आंखों में आग जल उठी और उसके साथ खड़े काले कपड़े वाले फाइटर्स ने तुरंत अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। गद्दार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी इंसान को हमारी दुनिया में ले आया। उसके शब्दों के साथ ही उसने एक जोरदार मुक्का लकी के पेट में मारा। लकी दर्द से पीछे झुका, लेकिन कुछ कहने के बजाय अपनी सांसें संभालने लगा। वरुण ने बिना रुके अपने भाले को ध्रुवांश की गर्दन की ओर घुमाया। भाला इतनी तेजी से आया कि हवा में हल्की चीख जैसी आवाज गूंजी, लेकिन ध्रुवांश तैयार था। उसने अपनी डेविल आई एक्टिव कर ली और उसकी दुनिया जैसे स्लो मोशन में बदल गए। शुक्र है मैंने समय रहते डेविल आई का इस्तेमाल कर लिया, वरना आज मेरा खेल खत्म था। उन्होंने गहरी नजर से लकी की ओर देखा, फिर ध्रुवांश की ओर। मुखिया के विचार साफ थे कि लकी ने न केवल गांव के नियम तोड़े थे, बल्कि एक इंसान को गांव के अस्तित्व का पता दे दिया था। ये एक बड़ा अपराध था। मुखिया ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, लकी, तुमने हमारी परंपराओं और नियमों को तोड़ा है। क्या तुम समझते हो कि इसका हमारे गांव पर कितना बड़ा असर हो सकता है? लकी ने सिर झुका लिया। वहां कुछ पल के लिए शांति छा गई थी। भीड़ की खामोशी को मुखिया जीव सजीवन ने तोड़ा। उनकी नजरें सीधी ध्रुवांश पर टिक गईं। उनका स्वर सख्त था, तुम्हारा नाम क्या है इंसान? ध्रुवांश ने बिना झिझके जवाब दिया, डेविल। ये सुनते ही जैसे गांव में भूकंप आ गया हो। भीड़ में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। डर और गुस्से के भाव हर चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। वरुण ने फौरन अपनी भाले की नोक ध्रुवांश की गर्दन पर टिका दी। मुखिया और बाकी प्रमुख लोग भी झट से खड़े हो गए। ध्रुवांश की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। इतने सारे खतरनाक डीमंस के सामने होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। लकी की सांसें थम गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट भरी आवाज में उसने चिल्लाकर कहा, दादाजी, उसे माफ कर दीजिए। उसे नहीं पता कि उसने किसका नाम लिया है। इंसानों में ऐसे नाम रखना आम बात है, और इसे हमारे इलाके का कुछ भी पता नहीं है। मैंने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मुखिया के पास खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से बोला, मुखिया जी, इसे खत्म कर देना चाहिए। ये इंसान हमारी परंपराओं और देवता का अपमान कर रहा है, और अगर इसे यहाँ का पता लग गया तो ये इंसानों की फौज लेकर हम पर हमला कर सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसी की बात का समर्थन करने लगे। इसे मार दो, हम अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। मुखिया जीव सजीवन ने एक नजर लकी पर डाली, फिर गंभीरता से ध्रुवांश की ओर देखा। सुनो इंसानी लड़के, जो तुमने किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम हमारे सेनापति वरुण से मुकाबला कर सको और उसे हराओ तो तुम्हें जीने का हक मिलेगा। ध्रुवांश ने कुछ पल सोचा। उसकी नजरें वरुण के सख्त चेहरे पर टिकीं। फिर उसने धीमे से सिर हिलाया। ठीक है,
ध्रुवांश ने तुरंत अपनी रिंग से तलवार निकाल ली। तलवार की चमक और डिजाइन देखते ही मुखिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन ध्रुवांश की रिंग को देख वो मन ही मन बुदबुदाए। ये तो देवताओं की अंगूठी जैसा है, लेकिन ये एक इंसान के पास कैसे हो सकता है? मुकाबला शुरू हुआ। वरुण ने बिजली जैसी रफ्तार से हमला करना शुरू किया। उसकी ताकत और फुर्ती देखने लायक थी। हर वार इतना तेज और सटीक था कि ध्रुवांश मुश्किल से बच पा रहा था। वरुण का हर हमला उसे पीछे ढकेल रहा था। ध्रुवांश के दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे, ये तो किसी इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इंसानों के बीच अगर ये होता तो हीरो रैंक का अच्छा खासा फाइटर होता। लेकिन तभी वरुण के भाले की एक तेज चोट ने उसकी बांह को गहरा जख्म दे दिया। खून की धार फूट पड़ी। ध्रुवांश ने फौरन छलांग लगाई और पीछे हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। वरुण, वरुण, लोग चिल्लाने लगे। लकी के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। वो ध्रुवांश की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके दिल में अपराध बोध उमड़ने लगा। मैंने इसे यहां लाकर गलती की, ये मेरी वजह से फंसा है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन तभी कुछ बदल गया। लकी की आंखों में एक अलग ही चमक उभरने लगी। उसका हरा रंग अंधेरे को चीरने लगा। एक भयानक किलिंग ऑरा उसके चारों ओर फैलने लगा। ये देखकर उसके पास खड़े 10 काले कपड़े वाले फाइटर्स तुरंत उसे घेरने लगे। उनकी भाले तैयार थे, लेकिन लकी का गुस्सा आसमान छू रहा था। तुम सब कितने मतलबी हो, उसने गुस्से में चिल्लाया। उसने मेरी जान बचाई और तुम सब उस पर हमला कर रहे हो। दूर हटो, वो मेरा दोस्त है। लकी की आवाज में इतनी शक्ति थी कि घेरने वाले 10 काले अचानक उसने खंजर निकाला और ध्रुवांश के सीने की तरफ लपका। लकी ये देखकर तेजी से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। मुखिया भी ये देख अपनी जगह से उठ खड़े हुए, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। गड़गड़ाहट ने पूरे गांव को हिला दिया और फिर एक तीखी पीली बिजली आसमान से उतरी। वो बिजली सीधे उस आदमी पर गिरी। आदमी के शरीर से धुएं का गुबार उठने लगा। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। लकी और ध्रुवांश दोनों इसे देख रहे थे। मुखिया की आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। जैसे ही बिजली का झटका उस आदमी को लगता है, उसका आधा शरीर झुलस जाता है। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, अधमरी हालत में। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक के बाद एक सभी लोग घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लेते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे समर्पण कर रहे हों। मुखिया जीव संजीवन हाथ जोड़ते हुए आसमान की ओर देखते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, हे कुलदेवी, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। उनके इतना कहते ही आसमान में फिर से गड़गड़ाहट होती है। बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं और एक बड़ा चमकदार चांद आसमान में दिखाई देता है। उसकी चांदनी चारों ओर फैलने लगती है और तभी कुछ चमकीले सुनहरे कण हवा में तैरते हुए ध्रुवांश के पास आने लगते हैं। वे कण उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। ध्रुवांश की बंद पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं। वो मन ही मन सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना यहीं आसपास हो। लकी भागते हुए उसके पास आता है और तुरंत उसे सहारा देता है। तुम ठीक हो ना? लकी की आवाज में घबराहट और चिंता दोनों साफ झलक रही थी। ध्रुवांश कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूं। मुखिया ये सब देख हैरानी में पड़ जाते हैं। वे गहरी सोच में डूबकर कहते हैं, इस इंसान पर हमारी चंद्र देवी की कृपा है, अब कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद उनकी आंखें उस अधमरे आदमी की ओर घूमती हैं। उसकी हालत देखकर मुखिया का चेहरा कठोर हो जाता है। वे पास खड़े काले कपड़ों वाले गार्ड्स को आदेश देते हैं, इसका तुरंत इलाज करो और इसे हिरासत में रखो। इसने मेरे वचन को तोड़ा है। मैंने इस इंसान को जीवन दान देने का वादा किया था और इसने उस पर हमला करके हमारे नियमों की अवहेलना की है। मुखिया के ये शब्द सुनकर वहां खड़े लोग सहम जाते हैं। सभी ने उस बिजली का प्रकोप अपनी आंखों से देखा था। वे सब अब ध्रुवांश को आदर और डर के मिले जुले भाव से देख रहे थे। लकी ध्रुवांश को संभालने में जुटा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह हर तरह से अपने दोस्त को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी ध्रुवांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहता है, चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूं। और हाँ लकी, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने तुम्हें बचाया था और आज तुमने मुझे। ये सुनकर लकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है, नहीं भाई, ये कभी बराबर नहीं होगा। मैं चाहकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाया और तुमने तब मेरी मदद की थी जब मैं तुम्हारा दुश्मन था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना सोचे। उस दिन तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा वो एहसान नहीं चुका सकता। ध्रुवांश ने उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो अब भी जमीन से टिक कर बैठा था। उसके चेहरे पर शांति थी। लकी उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ बच्चों की तरह उदास और रोने को तैयार था।
तभी ध्रुवांश हल्की मुस्कान के साथ लकी को इशारे से पास बुलाता है। लकी थोड़ा हिचकते हुए उसके करीब जाता है। ध्रुवांश ने उसे अपनी ओर खींचा और गले लगाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तुम्हें पता है लकी, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सच्चाई झलकती है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, दुनिया को उसी नजर से देखते हो जैसे मैं देखता हूँ। शायद इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर लकी हैरानी से ध्रुवांश की ओर देखता है। तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसकी आवाज में एक नई चमक आ गई थी। ध्रुवांश हल्का सा हंस पड़ा। उसकी हंसी में दर्द और अपनापन दोनों छुपा था। ये देख मुखिया समेत बाकी सबके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। वहां खड़े लोग अब न केवल ध्रुवांश का सम्मान कर रहे थे, बल्कि उसे एक चमत्कार के रूप में देखने लगे थे। वहीं लकी, जिसने खुद को हमेशा अकेला महसूस किया था, अब उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी थी। उसकी और ध्रुवांश की दोस्ती आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जैसे ही सब अपनी अपनी बातों में उलझे थे, अचानक पहाड़ की चोटी पर बने चंद्र देवी के मंदिर से एक तेज रोशनी फूटने लगती है। रोशनी इतनी तेज थी कि हर किसी की आंखें चमकने लगीं। सबकी नजरें उस रोशनी की ओर उठ जाती हैं। कोई धीरे से फुसफुसाता है, चंद्र देवी दर्शन देने वाली हैं। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे की ओर हैरानी और श्रद्धा से देखने लगते हैं। मुखिया तुरंत अपनी गहरी आवाज में सबको शांत करते हुए कहते हैं, शांति रखो, ये देवी का संकेत है, हमें विनम्र रहना होगा। मुखिया का ध्यान लकी और ध्रुवांश पर जाता है। वे थोड़ा गंभीर होकर लकी से पूछते हैं, बेटा, तुम्हें इस दोस्त का असली नाम पता है? लकी, जो अब तक अपने गुस्से को किसी तरह दबा रहा था, अचानक गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसकी आंखों में बगावत की एक ज्वाला जल रही थी। वो अपने दादा को जवाब नहीं देता। ये देख ध्रुवांश उसके हाथ पर हल्के से हाथ रखते हुए मुखिया की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, मैंने पहले भी अपना नाम बताया था और वही नाम रहेगा, लेकिन अगर आपको ये नाम पसंद नहीं तो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं। मुखिया कुछ देर तक उसे गौर से देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लकी की तरह बेटे ही बुलाऊंगा। तो बेटा, क्या तुम हमारे साथ चंद्र देवी के मंदिर चलोगे? ये देवी का संकेत है, तुम्हें वहां बुलाया गया है। ये सुनते ही लकी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आवाज में आक्रोश साफ झलकता है। नहीं दादाजी, मेरा दोस्त कहीं नहीं जाएगा, हम यहाँ से तुरंत वापस जा रहे हैं। और अगर आपने कभी मुझे अपना पोता माना है तो मुझ पर भरोसा करें, मैं इस गांव का कोई भी राज बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं भी कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। लकी के इस जवाब से वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। मुखिया खुद भी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। वहीं वरुण का गुस्सा लकी की इस बगावती आवाज से और बढ़ जाता है। वरुण सख्त स्वर में कहता है, लकी, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो तुमने सालों पहले की थी। लेकिन लकी इस पर वरुण को ठंडी लेकिन गुस्से से भरी नजरों से देखता है। वो तीखे स्वर में जवाब देता है। ये सुनते ही लकी, वरुण, मुखिया जीव सजीवन और बाकी सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुखिया के साथ एक बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ध्रुवांश और लकी के आगे आगे चलने लगते हैं। पूरे दल के सबसे पीछे वरुण था। वरुण की नजरें बार बार ध्रुवांश पर टिक रही थी। उसका ध्रुवांश के प्रति नजरिया बदल चुका था, लेकिन फिर भी वो ध्रुवांश को मंदिर ले जाने के फैसले से खुश नहीं था। सच कहें तो वहां खड़े कई लोग इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन चंद्र देवी का संकेत और ध्रुवांश के प्रति उनका आशीर्वाद देखकर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबकी चाल धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ की चोटी पर चमकता हुआ मंदिर हवा में कुछ रहस्यमय और दिव्य संकेत फैला रहा था। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था और ध्रुवांश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे जैसे वे सभी मंदिर के पास पहुंच रहे थे, एक अजीब और रहस्यमय दबाव सभी पर महसूस होने लगा। ये दबाव था एक अज्ञेय शक्ति का, जो हवा में फैली हुई थी। ध्रुवांश, जो पहले ही इसका एहसास कर चुका था, उसने तुरंत पहचान लिया। वो समझ गया था कि ये गॉड का ऑरा है। वो मनी मन सोचता है, इसका मतलब इस मंदिर पर सच में किसी गॉड की कृपा है। इस ऊर्जा को महसूस कर मैं कह सकता हूं कि ये गॉड बहुत पावरफुल होगा। शायद जब मैं खुद गॉड था तब भी मुझे इसे हराना मुश्किल होती। ध्रुवांश के अलावा बाकी सभी को इस दबाव का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वे पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन ध्रुवांश पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर गॉड ऑरे का भंडार था। उसे ऐसे दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लकी, जो ध्रुवांश को देख रहा था, हैरान था कि वो इतनी विशाल शक्ति के बीच भी बिल्कुल शांत था। उसकी नजरें लगातार ध्रुवांश के चेहरे पर थीं, जबकि बाकी सभी लोग कठिनाई में थे। आखिरकार एक संगमरमर से बना पुराना मंदिर सामने आ जाता है। एक 20 फुट ऊंचा दरवाजा मंदिर का स्वागत कर रहा था। मुखिया और उसके साथ के 2 आदमी आगे बढ़ते हैं और अपने गले में पहने गए विभिन्न आकार के लॉकेट निकालकर उस दरवाजे पर लगाते हैं। एक शानदार रोशनी फैलती है और उस दरवाजे के खुलने की आवाज में मंदिर की पुरानी कहानियों की गूंज सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो खुलता है,
अंदर का दबाव और भी बढ़ जाता है। सभी अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन ध्रुवांश की नजर सीधा सामने बनी मूर्ति पर जाती है। ये मूर्ति एक खूबसूरत लड़की की थी, जिसके बाल हवा में लहराते हुए बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रहे थे। उसके पीछे एक आधे चंद्र के आकार जैसा कुछ उड़ रहा था, जो किसी हथियार की तरह लग रहा था। ध्रुवांश, जो अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, वो मन में बुदबुदाता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैं इन्हें जानता हूं। तभी अचानक मूर्ति चमकने लगती है। तेज रोशनी से सबकी आंखें चौंधे आने लगती हैं और देखने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुखिया और उसके साथ खड़े दोनों आदमी सिल्वर ड्रेस में खड़ी उस लड़की को देख पा रहे थे, जो किसी एंजल या अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका हल्का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और वो जैसे धरती से बाहर की कोई देवी हो। उसे देखने वाले सिर्फ वो तीनों ही नहीं थे, बल्कि लकी और ध्रुवांश भी उसे देख पा रहे थे। वहां सिर्फ वरुण था, जो आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। असल में उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसका दिल साफ हो। वही सभी उसके सामने घुटनों पर झुक गए थे। जो नहीं भी झुकना चाहता होगा, उसे भी वहां के दबाव से खुद ही झुकना पड़ सकता था। वहीं ध्रुवांश उस लड़की को देख हैरानी से आगे बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में एक उदासी थी और उसकी आवाज में गहरी भावुकता थी। वो उस लड़की को देखकर कहता है, माँ। ये सुनते ही जैसे सभी के चेहरे से रंग उड़ गए। हर कोई चकित था। तभी वो लड़की मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है और ध्रुवांश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक अद्भुत आशीर्वाद था, जैसे वो वर्षों से ध्रुवांश का इंतजार कर रही हो। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, रुद्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इस रहस्यमय पल ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि कौन है ये लड़की जिसे ध्रुवांश मां कह रहा है? क्यों वो बार बार अपने नाम को डेविल बता रहा था? और क्या चल रहा है ध्रुवांश के मन में? इन सभी सवालों के जवाबों का खुलासा तो आगे ही होगा। सो कीप लिसनिंग। ये सुनते ही लकी, वरुण, मुखिया जीव सजीवन और बाकी सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुखिया के साथ एक बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ध्रुवांश और लकी के आगे आगे चलने लगते हैं। पूरे दल के सबसे पीछे वरुण था। वरुण की नजरें बार बार ध्रुवांश पर टिक रही थी। उसका ध्रुवांश के प्रति नजरिया बदल चुका था, लेकिन फिर भी वो ध्रुवांश को मंदिर ले जाने के फैसले से खुश नहीं था। सच कहें तो वहां खड़े कई लोग इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन चंद्रदेवी का संकेत और ध्रुवांश के प्रति उनका आशीर्वाद देखकर कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबकी चाल धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ की चोटी पर चमकता हुआ मंदिर हवा में कुछ रहस्यमय और दिव्य संकेत फैला रहा था। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था और ध्रुवांश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे जैसे वे सभी मंदिर के पास पहुंच रहे थे, एक अजीब और रहस्यमय दबाव सभी पर महसूस होने लगा। ये दबाव था एक अज्ञेय शक्ति का, जो हवा में फैली हुई थी। ध्रुवांश, जो पहले ही इसका एहसास कर चुका था, उसने तुरंत पहचान लिया। वो समझ गया था कि ये गॉड का ऑरा है। वो मनी मन सोचता है, इसका मतलब इस मंदिर पर सच में किसी गॉड की कृपा है। इस ऊर्जा को महसूस कर मैं कह सकता हूं कि ये गॉड बहुत पावरफुल होगा। शायद जब मैं खुद गॉड था तब भी मुझे इसे हराना मुश्किल होती। ध्रुवांश के अलावा बाकी सभी को इस दबाव का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वे पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन ध्रुवांश पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर गॉड ऑरे का भंडार था। उसे ऐसे दबाव से कोई फर्क नहीं। मंदिर के भीतर चारों ओर फैली दिव्य रोशनी में हर कोई सांस रोककर खड़ा था। आंखों के सामने जो दृश्य था वो उनकी कल्पना से कहीं परे था। जिसे वे वर्षों से चंद्रदेवी मानकर पूजते आए थे, वही देवी एक साधारण से दिखने वाले युवक ध्रुवंश को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ काम रहे थे, जैसे बरसों से दबे हुए दुख आज बाहर निकलने की राह खोज चुके हों। ध्रुवंश की कांपती आवाज धीरे से मंदिर में गूंजी। कहाँ थी आप? मेरे साथ क्या क्या हुआ, आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मानो पूरा मंदिर सिहर गया। लकी ने अपनी आंखों से देखा कि ध्रुवंश जैसे टूटकर अपनी मां की गोद में बच्चा बन गया हो। चंद्रदेवी, जिसका असली स्वरूप अब सबके सामने प्रकट हो चुका था, वो सिर्फ देवी नहीं बल्कि सोनालिका थी। वो वही थी, ध्रुवंश की आत्मा में बसे रुद्र की मां। सोनालिका ने ध्रुवंश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा। उसकी नम आंखों में गहराई से झांकते हुए वे बेहद कोमल आवाज में बोली, रुद्र, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मत भूलो, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम सुप्रीम गॉड के बेटे हो। ये वाक्य सुनते ही मंदिर में बैठे बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। उनके लिए तो ये देवी का देव वचन था, लेकिन ध्रुवंश के लिए ये एक पुराना जख्म कुरेदने जैसा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान में दर्द था, शिकायतें थी। सही कहा आपने,
वो सच में सुप्रीम गॉड है, पर पिता नहीं, पिता वो कभी नहीं बन पाए। उनके लिए शक्ति ही सब कुछ है। प्यार, ममता, रिश्ते, ये सब उनके लिए कभी मायने नहीं रखते थे। इरादी, वो मुझसे कई गुना शक्तिशाली थीं और इसीलिए उन्हें बस वही दिखाई देती थीं। मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें, मेरी लड़ाइयाँ कभी उनकी नज़र में आई ही नहीं। मुझे हमेशा सिर्फ कमज़ोर समझा गया। और आपने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं सबसे ज्यादा अकेला था तब आप कहाँ थीं? उसकी आवाज़ टूट रही थी। हर शब्द में सालों का दर्द, गुस्सा और तन्हाई झलक रही थी। सोनालिका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई ताकि ध्रुवंश उनकी आंखों में देख सके। उनकी आवाज़ अब नरम नहीं रही थी, उसमें दृढ़ता और हल्का सा क्रोध था। रुद्र, अपने पिता के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचो। तुम गॉड की दुनिया में जन्मे थे, तुम्हें शक्ति विरासत में मिली थी, पर तुम्हें क्या पता है तुम्हारे पिता ने कैसी जिंदगी देखी है। वो एक मामूली सी दुनिया के एक छोटे से राज्य में पैदा हुए थे, जहां हर दिन मौत से जूझना पड़ता था, जहां सांस लेना भी किसी वरदान से कम नहीं था। तुम्हारे पिता के पीछे पूरी दुनिया पड़ी थी। हर कोई उन्हें मिटाना चाहता था, पर वो कभी हार कर नहीं बैठे, क्योंकि वहां हार का मतलब था मौत। उन्होंने बार बार मौत का सामना किया और हर बार जीत कर लौटे। उनके शब्द मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। लकी और बाकी लोग कांपते हुए सिर झुकाए सुन रहे थे। सोनालिका कुछ पल के लिए लुकी, फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, तुम्हें लगता है इरा को सब कुछ आसानी से मिल गया? नहीं रुद्र, वो तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर थी। उसके पास तुम्हारी जितनी ताकत नहीं थी। न उसके पिता थे और न ही उसने कभी उनको देखा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से, अपनी पीड़ा से, अपनी आत्मा की तपस्या से खुद को गढ़ा है। आज जो शक्ति उसके पास है वो किसी तोहफे में नहीं मिली, वो उसके आंसुओं से, उसके खून से, उसकी साधना से बनी है। ध्रुवंश चुपचाप सुन रहा था। उसके दिल में जैसे बवंडर उठ रहा था। सालों से जिन सवालों के जवाब वो ढूंढ रहा था वे धीरे धीरे उसके सामने खुल रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन माँ, मेरे हिस्से में तो बस अंधेरा आया। मुझे सबने तिरस्कृत किया। हर बार मुझे ही गलत साबित किया गया। मेरे भीतर जो आग थी वो किसी ने देखी ही नहीं। सबको बस मेरी कमजोरी नजर आई। क्या मैं सच में गलत था? सोनालिका की आंखें अब नम हो गई। उन्होंने धीरे से ध्रुवंश का चेहरा अपने कंधे पर टिकाया और धीमे स्वर में बोली, नहीं रुद्र, तुम कभी गलत नहीं थे। तुम बस अकेले थे। तुम्हारे पिता अपने कर्तव्यों में लगे रहे और मैं तुम्हें छोड़कर यहां उनके पास रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के काबिल नहीं थे। तुम्हारे भीतर जो आग है वही तुम्हें खास बनाती है। उसे कभी अपनी कमजोरी मत समझना। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलना है। उनकी आवाज में मां की ममता थी, देवी का आदेश था और भाग्य का संकेत भी। मंदिर में बैठे हर इंसान की आंखें नम थीं। मंदिर की रोशनी अब भी चमक रही थी। हवा में घुली दिव्यता और गहराई से हर कोई सिहर रहा था। लकी और उसके दादा जीव सजीवन अब तक इस दृश्य को समझ ही नहीं पा रहे थे। देवी सोनालिका के हर शब्द उनके दिल को झकझोर रहे थे। लेकिन ध्रुवंश, उसके लिए ये सब किसी तूफान से कम नहीं था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें उदासी से भीगी हुई थीं। वो अपनी मां की आंखों में झांकते हुए भर्राए स्वर में बोला, मां, क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्यों मारा गया? किसके कहने पर मारा गया था? मेरी मदद कीजिए मां, मुझे वापस अपने गॉड फॉर्म में आना है। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो जवाब चाहता था, एक ऐसा जवाब जो उसके टूटे विश्वास को जोड़ सके। सोनालिका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपार ममता थी, लेकिन साथ ही गहरी उदासी भी। वो धीरे से बोली, रुद्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि तुम्हारा यहां जन्म तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। उन्होंने ही तुम्हें यहां भेजा। ध्रुवंश की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों भर गए। उसने दबी आवाज में कहा, लेकिन क्यों? वो सुप्रीम गॉड है ना, वो चाहे तो एक पल में मुझे मेरे असली शरीर में जीवित कर सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? मंदिर का वातावरण भारी हो गया। लकी ने पहली बार ध्रुवंश को इतना असहाय महसूस करते देखा। ये सुनते ही जीव सजीवन कांपते हुए ऊपर देखे। उनकी आवाज डर और श्रद्धा से कांप रही थी। जी चंद्रदेवी, क्या आदेश है बताइए? सोनालिका ने हल्की मुस्कान दी। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। जीव सजीवन, ये है मेरा बेटा और हां, यही है तुम्हारा डेविल। पर याद रखो, अभी ये कोई देवता नहीं, कोई सर्वशक्तिमान नहीं। ये इस समय एक इंसान है
जो अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। उनके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का सिर और झुक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विरोध में कुछ बोले। सोनालिका थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीरे से लकी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने कहा था ना लकी, तुम्हारी किस्मत बदलेगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। लकी ने तुम्हें तुम्हारी किस्मत से मिलवा दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने डेविल का साथ दो। मंदिर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सोनालिका की आवाज गूंज रही थी। फिर उन्होंने ध्रुवंश की ओर मुड़कर उसे देखा। उनकी मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। रुद्र, मुझे भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। इतना कहते ही उनका स्वर मंद हो गया। उनका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, जैसे चांदनी की लहरें आसमान में विलीन हो रही हों। पल भर में वो दिव्य आभा, वो देवी सोनालिका वहां से गायब हो गईं। पीछे रह गया सिर्फ मंदिर का सन्नाटा, ध्रुवंश की कांपती सांसें। उस क्षण मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा छा गया था। जहां कुछ पल पहले चंद्रदेवी की दिव्य प्रतिमा खड़ी थी, अब वहां कुछ भी नहीं था। ना वो मूर्ति, ना उनकी मुस्कुराहट, ना उनकी अलौकिक आभा। बस उस जगह पर बचा था एक लाल रंग का अर्धचंद्र, जो हवा में धीरे धीरे तैर रहा था। वो अर्धचंद्र साधारण नहीं था। उसकी बाहरी परत किसी धारदार तलवार जैसी चमक रही थी। उसकी लालिमा ऐसी थी मानो उसमें रक्त और अग्नि का संगम हो। देखने वाले हर व्यक्ति को यही आभास हो रहा था कि ये कोई साधारण चिन्ह नहीं, बल्कि एक दिव्य अस्त्र है। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं, और तभी वो अर्धचंद्र अचानक हवा में लहराता हुआ सीधे ध्रुवंश के पीछे आकर ठहर गया, मानो उसकी खोज पूरी हो चुकी हो। अगले ही पल वो चमकता हुआ चांद ध्रुवंश की पीठ से चिपक गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर कोई स्तब्ध रह गया। लकी, जीव संजीवन और दोनों वरिष्ठ योद्धाओं के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि चंद्र देवी का कोई दिव्य प्रतीक यूं सीधे एक इंसान के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ध्रुवंश, उसके चेहरे पर डर या हैरानी नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, मां तो मां होती है। आपने सीधे तौर पर ना सही, पर अपने ही तरीके से मेरा साथ दिया है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अपने पिता की इस कठिन परीक्षा में अवश्य सफल होकर दिखाऊंगा। उसकी आंखें अब दृढ़ता से चमक रही थीं। उधर मंदिर में अभी भी देवी की विदाई का प्रकाश बाकी था। तेज रोशनी से सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वरुण अभी भी उस तेज आभा में कुछ साफ देख नहीं पा रहा था। उसने आंखें मीची हुई थीं, हाथ से रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यह बेकार था। और ठीक उसी समय ध्रुवंश ने उस आधे चांद वाले दिव्य हथियार को अदृश्य कर दिया। जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ, वहां फिर से सामान्य अंधेरा और शांति लौट आई। सबके साथ वरुण भी उठ खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा, पर जहां चंद्र देवी की प्रतिमा थी, वहां अब शून्य था। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। वो गुस्से से ध्रुवंश की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, "ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी चंद्र देवी हमसे रूठ गई है। मैंने पहले ही कहा था इसे यहां आने देना ठीक नहीं है, और अब देखो, देवी हमें छोड़कर चली गई।" उसकी आवाज में आरोप था और आंखों में जलता हुआ क्रोध। लकी के लिए यह सुनना असहनीय था। वो तुरंत गुस्से से खड़ा हो गया, आंखों में आग भरकर बोला, "वरुण, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर तुम जानते कि ध्रुवंश भाई कौन है तो तुम्हारी ये हिम्मत भी नहीं होती।" लेकिन इससे पहले कि लकी और कुछ कह पाता, जीव संजीवन ने उसे रोक दिया। उन्होंने गंभीर और शांत स्वर में वरुण से कहा, "वरुण, चंद्र देवी के जाने की वजह कुछ और है। वे हमसे रूठ कर नहीं गई हैं। मैं सबको ये सच्चाई बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तुम्हें बाहर द्वार पर जाकर पहरा देना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है।" वरुण कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्यों बाहर भेजा जा रहा है, पर चीफ संजीवन का आदेश वो ठुकरा नहीं सकता था। उसने एक नजर ध्रुवंश पर डाली, फिर होंठ भींचते हुए तेजी से बाहर चला गया। वरुण के जाते ही लकी भड़क उठा। वो अपने दादाजी की ओर देखकर बोला, "दादाजी,
आपने मुझे रोक क्यों दिया? अगर मैं उसे बता देता कि ध्रुवंश भाई कौन है तो उसके होश उड़ जाते। जीव संजीवन ने धीरे से सिर हिलाया और शांत स्वर में बोले, नहीं लकी, जो तुम कहना चाहते थे वो कहना अभी उचित नहीं है। याद रखो, चंद्र देवी को वही देख और सुन पाया जिसे वे चाहती थीं। इसका अर्थ साफ है, वे नहीं चाहती कि ये सच्चाई सबके सामने आए। ये कहते हुए उनकी आवाज में सम्मान और गंभीरता थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और ध्रुवंश की ओर देखा। उनकी आंखों में भक्ति और समर्पण झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे स्वामी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। ध्रुवंश ने कुछ पल तक सबको देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास आकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मेरा यही आदेश है कि तुम सब मुझे पहले की तरह ही समझो। जैसे लकी का साथी वैसा ही मुझे पहले की तरह ही पुकारो। मैं अभी एक इंसानी शरीर में हूं। मंदिर की गहरी खामोशी में सबकी निगाहें अब भी ध्रुवांश पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मगर भीतर एक अजीब सी शांति भी। चारों तरफ धीमी सी हवा बह रही थी, जैसे खुद समय कुछ पल के लिए थम गया हो। ध्रुवांश ने धीरे से अपनी कलाई पर पहनी हुई टेलीपोर्टर वॉच की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बिना हड़बड़ी के स्क्रीन पर फिसलीं और उसने उसमें बैक टू एकेडमी का टाइमर सेट कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब बस उसकी आंखों को देख रहे थे, मानो उसके हर भाव में कोई गहरी कहानी छुपी हो। वो सबकी ओर देखकर मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, मैं जल्द वापस आऊंगा और प्लीज मेरी असली पहचान किसी को मत बताना। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी और साथ ही एक ऐसा विश्वास जिसने वहां खड़े हर शख्स को झुका दिया। सबने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। उस पल किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने शक नहीं जताया, बस मौन सहमति थी। ध्रुवांश धीरे से लकी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दिल के बहुत अच्छे हो लकी, लेकिन तुम्हारी एक कमजोरी है, तुम फैसले बहुत जल्दी ले लेती हो। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अच्छे नहीं होते। लकी की आंखें थोड़ी झुक गईं, उसके चेहरे पर अपराध बोध भी था और सम्मान भी। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं ध्यान रखूंगा भाई, मेरा मतलब सर। ध्रुवांश उसकी ओर देखकर हल्के से हंसा, नहीं, मेरे लिए तुम पहले जैसे ही दोस्त हो, बस उसी तरह समझो। उसने लकी का हाथ मजबूती से थामा। उसी क्षण टेलीपोर्टर का टाइमर पूरा हो गया। रोशनी की एक हल्की लहर उठी और पल भर में ध्रुवांश वहां से गायब हो गया। लकी का हाथ हवा में ही रह गया। वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में चमक थी, एक खुशी की चमक। वो सोच रहा था कि इस पल को वो शायद कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इतने समय बाद उसे कोई अपना सच्चा भाई जैसा दोस्त मिला है। बाहरी दुनिया। अब भी रात गहरी थी। चांद आसमान में अकेला खड़ा था और हवाएं ठंडी होती जा रही थीं। ध्रुवांश अचानक एक तेज रोशनी की लकीर के साथ अपनी बिल्डिंग की छत पर प्रकट हुआ। उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ शांति थी, पर उस शांति में भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे छत पर बने दरवाजे की ओर बढ़ा। वही दरवाजा नीचे जाने वाली सीढ़ियों तक ले जाता था। उसके कदम भारी लग रहे थे, मानो उसका दिल उसे चेतावनी दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी एक ठंडी, धीमी और गहरी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। वापस आ गए ध्रुवांश, या यूं कहूं कि डेविल। उस आवाज ने ध्रुवांश के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके कदम वहीं ठिठक गए, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई। वो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें उस अंधेरे को चीरने लगीं जहां से आवाज आई थी। उसे छत की दीवार के पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो किसी लड़के की आकृति थी। ध्रुवांश ने खुद को भीतर ही भीतर तैयार कर लिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली है तो मुझे इसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। धीरे धीरे उसके कदम उस परछाई की ओर बढ़े। अंधेरे और रोशनी के बीच उसकी परछाई खिंच रही थी। जैसे ही उसने दीवार के पीछे झांका, उसकी नजरें वहीं ठहर गईं। एक लड़का वहां खड़ा था, काले रंग का 3 पीस सूट पहने, आत्मविश्वास से छत के किनारे खड़ा। ध्रुवांश ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वो लड़का बिना घबराए बेहद सहजता से पीछे पलटा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने ध्रुवांश को देखकर कहा, आई थिंक फेस देखकर पहचान लोगे। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, ध्रुवांश की आंखें फैल गई। उसके मुंह से एकदम से निकला, दूसरी फैमिली के एम्परर शिवाय? हाँ, वो वही था।
एम्परर शिवाय, एक ऐसा नाम जिससे हर कोई वाकिफ था, मगर उससे आमना सामना होना किसी तूफान से टकराने जैसा था। शिवाय हल्के से मुस्कुराया। क्या बात है, तुमने मुझे पहचान लिया? लगता है तुम्हें लोगों की काफी जानकारी है। ध्रुवांश ने उसकी मुस्कान का जवाब मुस्कान से नहीं दिया। उसकी आवाज में एक तंज था। जानकारी तो आप भी काफी रखते हैं लोगों के बारे में, तभी तो आधी रात में यहां खड़े होकर मेरी जासूसी कर रहे हैं। शिवाय हल्के से हंसा। उसकी हंसी में ना तो मजाक था, न ही हल्कापन, बल्कि एक ठंडी गंभीरता थी। वो आगे बढ़ा और बोला, क्या करूं, यहां के लोगों की सुरक्षा करना और हर उस खतरे को खत्म करना मेरा काम है। उसकी आंखें ध्रुवांश पर गड़ी हुई थीं। उस नजर में जिज्ञासा भी थी और चुनौती भी। ध्रुवांश वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें अब सामान्य हो चुकी थीं, मगर उसके भीतर एक ज्वालामुखी सा फटने को तैयार था। उसके सामने अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि वो शख्स था जो उसकी असली पहचान तक पहुंच गया था। शिवाय की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वो हल्की मुस्कान के साथ ध्रुवांश को घूर रहा था। उस मुस्कान में न ठंडी नरमी थी और न ही पूरी कठोरता, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता था। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, कहीं आप मुझे खतरा तो नहीं बता रहे? उसके स्वर में हल्की सी घबराहट भी थी और एक चुनौती भी। ये सुन शिवाय हल्के से मुस्कुराया। उसकी हंसी इतनी धीमी थी मानो किसी गहरे अंधेरे में घंटी की झंकार हो। उसने शांत लहजे में कहा, अगर ऐसा होता तो शायद ये सवाल पूछने के लिए तुम अभी जिंदा खड़े ही ना होते। ध्रुवांश के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया। उसे भीतर ही भीतर पता था कि शिवाय अगर चाहे तो उसकी धड़कनें एक झटके में थम सकती हैं। वो इतना पावरफुल था कि किसी का भी अंत पलक झपकने में कर सकता था। ध्रुवांश वहीं खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसे पहले से एहसास था कि शिवाय का यहां आने का मकसद कुछ और है। अगर सच में शिवाय ध्रुवांश को खत्म करना चाहता तो वो अभी तक उसे कई बार मार चुका होता। ध्रुवांश ने मनी मन सोचा, आखिर उसे मुझसे चाहिए क्या? क्यों मेरी तलाश में आया है? कुछ देर सोचने के बाद उसने सीधा सवाल कर ही दिया, ठीक है, आप ही बता दीजिए कि यहां क्यों आए हैं। शिवाय ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने बेहद सधेवे शब्दों में कहा, मेरे 3 सवाल हैं। अगर तुमने तीनों का सच्चा जवाब दे दिया तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। ध्रुवांश हल्का चौंका। सवाल? कैसे सवाल? शिवाय ने धीरे से सिर झुकाया और बहुत शांत स्वर में कहा, बहुत आसान सवाल है जिनके जवाब तुम पहले से जानते हो। बस मुझे चाहिए कि तुम उन्हें सच सच बताओ। याद रखना, झूठ की इसमें कोई जगह नहीं है। ध्रुवांश ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाया। ठीक है, पूछो, क्या जानना चाहते हो? शिवाय ने बिना समय गंवाए पहला सवाल पूछा। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें कोई कठोरता नहीं थी। पहला सवाल, तुम किसकी तरफ हो, इंसानों की या डीमंस की? ध्रुवांश ने बिना देर के जवाब दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं सच्चाई और सही के साथ हूं। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, और जो सही होगा उसका साथ दूंगा, चाहे वो इंसान हो या डीमन। शिवाई ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए सम्मान की झलक दिखाई दी। फिर उसने दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल, उस हेल डीमन को तुमने कहां छुपाया हुआ है? अब ध्रुवांश का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में सावधानी झलक रही थी। ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो अपने ही लोगों के बीच में है, और वो लोग हमारी तरह इस दुनिया में शांति चाहते हैं। वो लड़ाई नहीं, सुकून चाहते हैं। ध्रुवांश की ये बातें सुनकर शिवाय थोड़ी देर तक चुप रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांश ऐसे जवाब देगा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो? ध्रुवांश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरा मकसद है इस दुनिया को जीने लायक बनाना। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और डीमन दोनों साथ रह सके, जहां हर जीव बिना डर के सांस ले सके, जहां हर जीव एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सके। ये सुनते ही शिवाय चुप हो गया। उसका चेहरा अब उतना स्थिर नहीं था। उसकी आंखों में अचानक अतीत की झलकियां तैरने लगीं। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई। वो आखिरी लम्हा जब उसने अपनी नाजुक मुस्कान के साथ कहा था, काश ये दुनिया ऐसी होती जहां सब साथ रह सकते, बिना लड़ाई, बिना नफरत। वो वही सपना था, वही ख्वाब जो ध्रुवांश अभी बोल रहा था। शिवाय की आंखें बाहर आईं। उसकी पलकें भारी होने लगी, लेकिन वो तुरंत नजर फेर गया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए ताकि ध्रुवांश उसे कमजोर न देख ले। ध्रुवांश ने यह सब नोटिस किया।
उसे समझ आ रहा था कि शिवाय के दिल में भी कहीं कोई अधूरा घाव है। कुछ पल चुप रहने के बाद शिवाय ने ध्रुवांश को देखा और धीमे स्वर में कहा, ना मैंने तुम्हें आज देखा और ना तुमने मुझे। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया, लेकिन असल में वो इतनी तेजी से चला गया था कि इंसानी आंखें उसकी गति को पकड़ भी नहीं सकती थी। मंदिर की गहरी खामोशी में सबकी निगाहें अब भी ध्रुवांश पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, मगर भीतर एक अजीब सी शांति भी। चारों तरफ धीमी सी हवा बह रही थी, जैसे खुद समय कुछ पल के लिए थम गया हो। ध्रुवांश ने धीरे से अपनी कलाई पर पहनी हुई टेलीपोर्टर वॉच की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बिना हड़बड़ी के स्क्रीन पर फिसलीं और उसने उसमें बैक टू एकेडमी का टाइमर सेट कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब बस उसकी आंखों को देख रहे थे, मानो उसके हर भाव में कोई गहरी कहानी छुपी हो। वो सबकी ओर देखकर मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, मैं जल्द वापस आऊंगा और प्लीज मेरी असली पहचान किसी को मत बताना। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी और साथ ही एक ऐसा विश्वास जिसने वहां खड़े हर शख्स को झुका दिया। सबने चुपचाप से हिलाकर हामी भर दी। उस पल किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने शक नहीं जताया, बस मौन सहमति थी। ध्रुवांश धीरे से लकी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दिल के बहुत अच्छे हो लकी, लेकिन तुम्हारी एक कमजोरी है, तुम फैसले बहुत जल्दी ले लेती हो। याद रखो, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अच्छे नहीं होते। लकी की आंखें थोड़ी झुक गईं। ध्रुवांश वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब चुकी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवाय जैसा योद्धा, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था, उसके भीतर इतनी कोमलता और दर्द छिपा होगा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा एक दिन। ध्रुवांश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उस वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर की सड़कों पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने फ्लैट में एंटर हुआ। ये फ्लैट 4 रूम वाला था। एक रूम खुद ध्रुवांश का, दूसरा कबीर का, तीसरा कौशल का और चौथा कार्तिक का था। इन चारों रूम्स के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जहां अक्सर सब मिलकर बातें करते या फिर देर रात की गपशप करते। रात में हॉल में खामोशी थी। ध्रुवांश बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम ओपन करते ही उसे अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। दीवारों पर लटके कैलेंडर और शेल्फ पर रखी किताबें भी काले साए में छुप गई थीं। बस खिड़की के आधे खुले पल्ले से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। उन्हीं उड़ते हुए पर्दों के बीच से छनकर आती हल्की सी चांदनी रूम में एक धुंधली रोशनी फैला रही थी। ध्रुवांश की नजर सीधे अपने बेड पर गई। बेड खाली था। उस पर कोई नहीं बैठा था, कोई नहीं लेटा था। उसकी भौएं सिकुड़ गईं। मनी मन उसने सोचा, ये सिल्वी कहाँ चली गई? अपने रूम में चली गई क्या? कहीं आधी रात में कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। जैसे ही वो मुड़कर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था, अचानक पीछे से एक आवाज आई, कहाँ थे आप? ध्रुवांश चौंक गया। उसके कदम वहीं थम गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गर्दन घुमाई तो देखा दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत जैसी आकृति रूम में खड़ी हो। परछाई धीरे धीरे चांदनी की हल्की रोशनी में आई और चेहरा साफ हुआ। वो सिल्वी थी। ध्रुवांश ने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे दिल बाहर निकल जाएगा। तुम, उसने हड़बड़ी में कहा, तुम यहां ऐसे भूतों की तरह क्यों खड़ी हो? सिल्वी धीरे से उसके पास में आई। उसकी आंखों में चिंता थी। आप कहीं मिल नहीं रहे थे? उसने कहा, तो मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए यहां इंतजार कर रही थी। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और आधा मजाक आधा शिकायत करते हुए बोला, तुम लोग आज मुझे हार्ट अटैक दिलाकर ही मानोगे। तुम लोग? सिल्वी ने भौएं चढ़ाई। और किसने डराया आपको? सिल्वी ने शक भरी नजरों से उसे देखा। कहाँ गए थे आप? उसकी आवाज में सवाल से ज्यादा ताना था। ध्रुवांश बिना जवाब दिए उसके बगल से निकलने लगा, मगर सिल्वी जल्दी से आगे बढ़कर उसके सामने आ गई। थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में उसने हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों कुछ बोल नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले ही आप मुझे धोखा देने लगे हैं? उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने उसे घूरा और उंगली से हल्के से उसके सिर पर थपकी दी। ये टीवी सीरियल वाला ड्रामा बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो। सिल्वी ने माथा पकड़ लिया और हल्का सा मुंह फुलाकर बोली, अरे ध्रुवांश, ऐसे मत मारा करिए, दुखता है। ध्रुवांश बिना पिघले बोला, इसीलिए तो मारता हूं। सिल्वी ने आंखें गोल कर लीं। आप कितने जालिम इंसान हैं, एक मासूम लड़की पर अत्याचार करते हैं। ध्रुवांश ने ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे बेड पर बैठ गया और लेटने की तैयारी करने लगा। मैं सो रहा हूं, उसने अनमने अंदाज में कहा।
सिल्वी उसके पास आई। उसने ध्रुवांश के गाल पर हाथ रखा और उंगली से उसके सीने पर हल्की सी लकीर खींचते हुए बोली, मेरे यहां होने पर भी आप सोने की बात कर रहे हैं। आप कितने अनरोमांटिक इंसान हैं। ध्रुवांश ने उसकी आंखों में देखा और अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में उसे अपनी ओर खींचा और दोनों बेड पर गिर पड़े। सिल्वी की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा ध्रुवांश के बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन होठों पर एक शरारती मुस्कान भी। अब बोलो, ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा। क्या बोल रही थी तुम? सिल्वी ने आंखें झुका लीं, मगर उसके चेहरे पर लाली साफ झलक रही थी। रूम में बस बाहर से आती चांदनी और उनकी धड़कनों की आवाज थी। उस रात का सन्नाटा, वो हल्की चांदनी और उनकी नोक झोंक कपीच घुले मासूमियत, सब मिलकर एक ऐसा पल बना रहे थे जिसे दोनों शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ध्रुवांश वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब चुकी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवाय जैसा योद्धा, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था, उसके भीतर इतनी कोमलता और दर्द छिपा होगा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। एक दिन ध्रुवांश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उस वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर की सड़कों पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने फ्लैट में एंटर हुआ। ये फ्लैट 4 रूम वाला था। एक रूम खुद ध्रुवांश का, दूसरा कबीर का, तीसरा कौशल का और चौथा कार्तिक का था। इन चारों रूम्स के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जहां अक्सर सब मिलकर बातें करते या फिर देर रात की गपशप करते। रात में हॉल में खामोशी थी। ध्रुवांश बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम ओपन करते ही उसे अंदर अंधेरा ही अंधेरा न। बेडरूम की हल्की हल्की रोशनी में माहौल कुछ अलग ही था। पर्दे आधे खिंचे हुए थे और खिड़की से आती चांदनी कमरे को किसी सपनों जैसे दृश्य में बदल रही थी। उस पल की खामोशी में बस सांसों की आहट थी, धीमी मगर गहरी। सिल्वी बिस्तर पर लेटी हुई थी और ठीक उसके ऊपर ध्रुवांश था। उसके दोनों हाथ बिस्तर से टिके हुए थे, जैसे वो सिल्वी को घेर कर खड़ा हो। उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों के चेहरे आमने सामने थे। सिल्वी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें अनजाने ही तेज हो गई थीं। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ध्रुवांश, मैं मजाक कर रही थी। ध्रुवांश उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच में? ये क्या, तुम तो ब्लश कर रही हो। इंसानों के बीच रहकर इंसानों जैसी ही हो गई हो। याद है जब मैं तुम्हें पहले दिन घर लाया था, कैसे टॉवल में? वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही सिल्वी ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसके गालों पर लाली और भी गहरी हो गई थी। चुप रहो आप और हटिए यहां से। ये कहते हुए उसने ध्रुवांश को हल्का सा धक्का दिया। ध्रुवांश थोड़ी मुस्कान के साथ बगल में पलट गया और सिल्वी मानो मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से उठी और भागकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम की रोशनी में शीशे के सामने खड़ी हुई सिल्वी ने खुद को गौर से देखा। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने हल्का सा ब्लश करते हुए खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ध्रुवांश के सामने इतना शर्माने क्यों लगी हूं, जबकि वही तो होने वाला था जो मैं चाहती थी। उसके शब्द धीरे धीरे बुदबुदाहट में बदल गए, लेकिन आखिरी लाइन कहते ही उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक राज छुपा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही। पर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर फिर से वही मासूम मुस्कान ले आई। कुछ ही देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। ध्रुवांश पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बंद। सिल्वी धीरे से बिस्तर के दूसरे किनारे पर आकर लेट गई। वो चुप थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल चुप नहीं था। उसमें हजारों ख्याल घूम रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। ध्रुवांश सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। ऐसा लगता था जैसे सारी कठोरता जो वो जागते हुए अपने साथ रखता है, नींद में गायब हो जाती हो। सिल्वी ने कुछ पलों तक उसे देखा और फिर धीरे से बुदबुदाई, आप ऐसे सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी और मुस्कान दोनों साथ थे। वो हिम्मत जुटाते हुए धीरे से हाथ आगे बढ़ाने लगी। वो ध्रुवांश के चेहरे को छूना चाहती थी, बस एक पल का स्पर्श जो उसे तसल्ली दे सके। लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुवांश ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरों में एक शरारती चमक थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही थी?
सिल्वी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत पास का तकिया उठाया और अपने चेहरे के सामने रख लिया। आप कितने गंदे हैं, सोने का नाटक कर रहे थे। ध्रुवांश जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी गहरी और दिल से निकली हुई थी। सिल्वी का चेहरा अब और भी लाल हो गया था। वो तकिए के पीछे छुपी बैठी थी, लेकिन उसकी मुस्कान छुपाई नहीं छिप रही थी। इधर कमरे के बाहर उसी समय कहीं और भी एक अलग कहानी चल रही थी। कबीर अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था। रात का आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ फैला हुआ था। हवा में एक ठंडी ताजगी थी। कबीर ने गहरी सांस ली और आंखें ऊपर उठाकर चांद को देखने लगा। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी झिलमिलाई। वीडियो कॉल। उसने बिना सोचे समझे कॉल उठा लिया। स्क्रीन पर जो चेहरा उभरा, उसे देखकर उसके होंठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। कैसी हो ईशा? सामने से एक मीठी थोड़ी चौंकी हुई आवाज आई। आपको कैसे पता कि यह मैं हूं? कबीर हल्का सा हंसते हुए बोला। मैडम, दूसरी रॉयल फैमिली का कबीर राय हूं। कुछ जानकारियां तो हमें भी होती हैं। ईशा ने आंखें थोड़ी तरेरी और शरारती लहजे में कहा। इसका मतलब आपके पास पहले से मेरा नंबर था, है ना? कबीर ईशा की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दबा नहीं पाया। उसने शरारत भरे अंदाज में अपना सिर खुजलाया और आधी ऐसी आधे झिझक भरे लहजे में कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। ईशा ने आंखें तरेरते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत और भोली गंभीरता का एक अनोखा मिश्रण था। वो हल्की सी भौं चढ़ाते हुए बोली, क्या आपके पास मेरा नंबर पहले से था? फिर उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, अभी भाई को बताती हूं। ये सुनते ही कबीर का चेहरा पल भर में उतर गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने फोन को दीवार से टिकाया और दोनों हाथ जोड़ते हुए जैसे गुहार लगाई। अरे नहीं ईशा, प्लीज उन्हें मत बताना। अगर ध्रुवांश भाई को पता चल गया तो मेरी तो चटनी बना देंगे। कबीर के चेहरे का हाव भाव और उसके डर से भरे हुए शब्द सुनकर ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी सच्ची और हल्की थी कि जैसे कमरे का सारा बोझ एक पल के लिए उड़ गया हो। कबीर पहले तो हैरानी से उसे देखता रहा, पर कुछ ही पल में उसकी आंखें ईशा की मुस्कुराहट में खो गईं। उसके गुलाबी होंठों की मासूम मुस्कान, आंखों की चमक और गालों पर खेलती हुई मुस्कान ने कबीर को वहीं रोक दिया। ईशा हंसते हंसते उसके चेहरे की ओर देखती है और शरारत से कहती है, क्या आप भी सच में समझ नहीं आता आप भाई से इतना डरते क्यों हैं, जबकि वो तो आपसे कितने कमजोर हैं। कबीर थोड़ा सकपकाया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ईशा की नज़र में कबीर की छवि अलग थी। उसके लिए कबीर किसी आम इंसान जैसा नहीं था। वो रॉयल फैमिली से था और ईशा को यकीन था कि उसका कद, ताकत और सामर्थ्य एक सामान्य हंटर से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से वो ये मानती थी कि कबीर ताकतवर है और सबसे बढ़कर ध्रुवांश की उससे दोस्ती ही इस परिवार की ढाल है। असलियत ईशा नहीं जानती थी। वो मानती थी कि उसके कॉलेज की फीस, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशियां, ये सब कबीर की वजह से चल रही हैं। लेकिन वो ये भी जानती थी कि पैसों के पीछे उसका भाई कितनी बार अपनी जान दांव पर लगा चुका है। उसे अपने भाई की आदतें अच्छी तरह पता थीं। ध्रुवांश कभी किसी से मुफ्त में मदद लेना पसंद नहीं करता। तो इतना पैसा, इतनी सुरक्षा, सब कबीर की देन है, ये ईशा के लिए स्वाभाविक सी बात थी। कबीर ने उसकी आंखों की मासूमियत देखी। उसके चेहरे पर वही कोमल मुस्कान थी, मगर उसके दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, ईशा, तुम नहीं जानती, मैंने देखा है ध्रुवांश भाई का वो खतरनाक रूप, उस रात का वो मंजर। आज भी जब सोचता हूं तो रूह कांप जाती है। कबीर की आंखें एक पल के लिए कहीं खो गई थीं, पर तभी ईशा ने उसे बुलाया। वो अचानक स्क्रीन से गायब हुई और फिर लौटकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए सामने आई। कबीर ने हैरानी से देखा, मानो पूछना चाहता हो, ये मुस्कान क्यों? ईशा ने अपने शरारती आंखें चमकाते हुए कागज अपने चेहरे के सामने लहराया और खुशी से बोली, ठड़ा, देखो मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूं। कबीर की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से पागल हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने हाथ ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है ईशा, ऐसे ही करते रहो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ईशा ने मजाकिया अंदाज में सिर झुकाया, जैसे कोई मंच पर इनाम लेने आया हो। वो नकली गंभीरता में बोली, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। और हाँ, भाई का कॉल नहीं लग रहा है, उनको बता देना कि मुझे कॉल कर लें, कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर ईशा ने कॉल अचानक कट कर दी। कबीर ने फोन की स्क्रीन देखी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ गड़बड़ थी, ये उसे भीतर तक महसूस हो रहा था।
उसने बिना देर किए अपना फोन उठाया और तेजी से एक नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उसका स्वर बदल गया। अब उसमें घबराहट की जगह ठंडी गंभीरता थी। ईशा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, 5 मिनट में। क्या कर रही है, किसके साथ है, और कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। उधर से एक सधा हुआ प्रोफेशनल जवाब आया। ओके सर, मैं आपको तुरंत सारी जानकारी देता हूं। कबीर ने कॉल काट दिया। उसके माथे पर शिकने थीं। वो बेचैनी में अपने फोन को बार बार हाथ पर मार रहा था, जैसे खुद से झुंझला रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में भटक रही थीं, होठों पर बुदबुदाहट थी। क्या करूं? ध्रुवांश भाई को इसके बारे में बताऊं? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उन्हें बताना अभी सही नहीं है। पहले मैं खुद देखता हूं, पहले मैं खुद इस मामले को संभालता हूं। उसके भीतर डर और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल रहे थे। कबीर की बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बैल्कनी में टहल रहा था। रात का सन्नाटा, चारों तरफ फैली हल्की रोशनी और ऊपर चमकते तारे। लेकिन कबीर के मन में तूफान मचा हुआ था। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसका इंतजार उसे बेसब्री से था। कबीर ने बिना देर किए कॉल उठाया और उतावलेपन में लगभग चीखते हुए बोला, कुछ पता चला? उधर से धीमी और गंभीर आवाज आई। यस सर, ईशा मैम को कुछ सीनियर लड़के लड़कियों ने बुली किया है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि एक आम परिवार की लड़की उनसे आगे कैसे निकल सकती है। और कबीर का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, और क्या? दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी रही, फिर आवाज थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, कल एक पार्टी में उन्होंने ईशा की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे बदनाम करने और कॉलेज से निकलवाने का प्लान बनाया है। ये सुनते ही कबीर की सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं, उसके होंठ कांपे और उसने दांत पीसते हुए कहा, लगता है उनको पता नहीं कबीर राय के प्यार के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। उसके हाथ में पकड़ा फोन कांप रहा था। उसने एक झटके में कॉल काटा और तेजी से अंदर की ओर दौड़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाई भाई, उमंग भाई। अंदर से एक थका हुआ मगर करारा स्वर गूंजा, क्या है कबीर, इतना शोर क्यों मचा रखा है? वक्त देखा है? आधी रात को भी चैन नहीं मिलता। सामने उसके बड़े भाई उमंग राय खड़े थे। नीली नाइट ड्रेस पहने, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। कबीर उनके पास तेजी से पहुंचा और बिना एक पल गंवाए बोला, भाई मुझे मिथविल सिटी जाना है, अभी के अभी। उमंग ने एक पल को पलकें झपकाई, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मिथिकल सिटी? और वो भी इतनी रात को? वहां क्यों? कबीर की आवाज में बेचैनी थी। होप कॉलेज में कुछ काम है। ये सुनकर उमंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। समझ गया, ये उसी लड़की के लिए है ना जिसके लिए तुमने डैड से रिक्वेस्ट की थी और उनका एडमिशन वहां करवाया था? कबीर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। पहले तो उमंग खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने छोटे भाई का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने परेशान होते हुए पूछा, अरे छोटे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कबीर ने गहरी सांस ली और आवाज में कड़वाहट के साथ बोला, नहीं भाई, सब ठीक नहीं है। कुछ लोग अपनी हैसियत भूलकर ईशा को बुली कर रहे हैं। उसकी मेहनत, उसका टैलेंट उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनते ही उमंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीसते हुए बोला, कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत? तू बोल बस, 1 मिनट में सबको कॉलेज से बाहर करवा दूंगा। उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी दुनिया कैसे बदल गई। लेकिन कबीर ने तुरंत नाय में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। वो एक सिंपल सी लड़की है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसके लिए किसी एम्परर ने स्टैंड लिया है तो बात बहुत फैल जाएगी। ये उसके लिए खतरा बन जाएगा। लोग उस पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि वो खास है सिर्फ हमारी वजह से। उमंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा नरम पड़ा। उसने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ठीक है छोटे, अगर तू कहता है तो। पर सुन, तू मेरा जेट ले जा, और हाँ, सब कुछ सॉल्व करने के बाद डैड से जरूर मिल लेना। वो भी मिथिकल सिटी में ही है और तुम्हारी उस ईशा से मिलना चाहते हैं। कबीर ने चौंक कर पूछा, ईशा से? लेकिन क्यों? उमंग ने कंधे उचकाए, जैसे कि उसे खुद भी कुछ पता ना हो। आई डोंट नो, लेकिन डैड ने खुद कहा है। इतना कहकर उसने तुरंत फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, यस सर। उमंग ने आदेशात्मक स्वर में कहा, छोटे मास्टर को कहीं जाना है, जेट रेडी करो। ओके सर। उधर से जवाब आया,
कॉल कट करते हुए उमंग ने कबीर की ओर देखा। उसकी आवाज में अब गंभीरता के साथ साथ भाई वाला अपनापन भी था। जाओ और ध्यान रखना, कोई भी जरूरत पड़े तो कॉल करना, मैं हूं। कबीर ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने आंखों ही आंखों में अपने भाई को थैंक यू कहा और जल्दी से अपने रूम में गया। कुछ जरूरी सामान उठाया और निकलने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने फोन निकाला और ध्रुवांश को मैसेज टाइप करने लगा। भाई, मुझे कुछ जरूरी काम से द्रोण से बाहर जाना पड़ रहा है, और हाँ, आपका कॉल नहीं लग रहा था इसीलिए बता रहा हूं। ईशा ने मुझे कॉल किया था, वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। मैसेज भेजने के बाद कबीर ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन दिल में एक संकल्प था। उसे पता था कि आने वाली रात आसान नहीं होगी, मगर वो तैयार था क्योंकि बात ईशा की थी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। और हाँ, भाई का कॉल नहीं लग रहा है, उनको बता देना कि मुझे कॉल कर लें, कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर ईशा ने कॉल अचानक कट कर दी। कबीर ने फोन की स्क्रीन देखी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ गड़बड़ थी, ये उसे भीतर तक महसूस हो रहा था। उसने बिना देर किए अपना फोन उठाया और तेजी से एक नंबर डायल किया। कॉल रिसीव होते ही उसका स्वर बदल गया। अब उसमें घबराहट की जगह ठंडी गंभीरता थी। ईशा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, 5 मिनट में। क्या कर रही है? सुबह का समय था। होप कॉलेज की गलियों में ताजगी और हलचल दोनों ही घुली हुई थी। पेड़ों से छनकर आती धूप हरे लॉन पर सोने की परत सी बिछ रही थी। कैंपस में जगह जगह स्टूडेंट्स टहल रहे थे। कहीं कोई किताब हाथ में लिए तेज कदमों से क्लास की ओर बढ़ रहा था, तो कहीं कोई कॉफी का कप हाथ में लिए हंसते हुए दोस्तों से बातें कर रहा था। और हाँ, कुछ तो वो भी थे जिन्हें देखकर साफ लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा ध्यान एक दूसरे पर है। पार्क की बेंच पर बैठे हुए, हाथों में हाथ थामे, आंखों में खोए हुए, वही जिन्हें देखकर बाकी लड़के लड़कियां आधे मजाक आधे जलन में लव बर्ड्स कहकर छेड़ा करते थे। इसी रौनक के बीच 2 लड़कियां धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज की ओर बढ़ रही थीं, ईशा और प्रिया। ईशा ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, बालों का एक बन बनाया हुआ था, पढ़ाई में तेज और बातों में संयमी। वहीं प्रिया बिल्कुल उलट, चंचल, मजाकिया और कभी-कभी ज्यादा ही शरारती। दोनों की दोस्ती बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली थी, लेकिन शायद इसी वजह से गहरी भी। चलते चलते अचानक प्रिया की नजर सामने गई। कॉलेज गार्डन के किनारे की बेंच पर एक लड़की किसी लड़के के साथ बैठी थी। प्रिया ने आंखें सिकुड़कर गौर से देखा और झट से ईशा की बांह पकड़ ली। ईशा, वो देख, वो कृति ये है ना? ईशा ने उस तरफ देखा और थोड़ी देर चुप रही। दिख तो वही रही है, लेकिन उसके साथ जो लड़का बैठा है वो कौन है? प्रिया ने होंठ दबाते हुए शरारती अंदाज में जवाब दिया। मुझे याद है, उसने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, शायद वही होगा। सुना है हाल ही में हंटर बना है, लगता है आज सेलिब्रेशन पर आया है। चलना, चलते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है हमारा भाभी जीजू। ईशान ने तुरंत हाथ झटकते हुए सिर हिलाया। नहीं प्रिया, ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन प्रिया कहाँ मानने वाली थी। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। अरे चल ना, मजा आएगा। ईशा मना करती रही, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। ईशा, कम ऑन, तू हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती है? जिंदगी में थोड़ा मसाला होना चाहिए, चल। ईशा ने हार मानते हुए लंबी सांस ली। तेरे चक्कर में हमेशा मुसीबत झेलती हूं। ठीक है, चल। दोनों धीरे धीरे उस बेंच की तरफ बढ़ीं। कृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हंसते बोलते किसी मजेदार बात में मशगूल थी। तभी अचानक पीछे से प्रिया ने अपनी आवाज जानबूझकर भारी की और बोली, ये सब क्या चल रहा है कृति? कृति का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे सचमुच लगा जैसे उनकी कोई सख्त टीचर पीछे खड़ी हो। वो तुरंत खड़ी हो गई, बाल ठीक करते हुए हकलाने लगी। नहीं मैम, वो मैं बस। इतना सुनना था कि प्रिया जोर से हंस पड़ी। ओह गॉड कृति, तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन तो लाजवाब था। कृति ने गुस्से से घूरा। प्रिया की बच्ची, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्रिया डरने का नाटक करते हुए तुरंत ईशा के पीछे छिप गई। ईशा प्लीज बचा मुझे, देख कैसी ये कृति शेरनी बन गई है। ईशा ने आंखें घुमाई और प्रिया से किनारा करते हुए बोली, तू तो सच में पिटने के लायक है, मैंने मना किया था ना आने से। प्रिया ने कृति की तरफ देखा और नटखट अंदाज में बोली, मैं तो बस हमारे जीजू से मिलने आई थी, अब मिलवाएगी नहीं क्या? कृति ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता? प्रिया ने नाक ऊपर उठाकर गर्व से कहा, बेटा, प्रिया वर्मा लव बर्ड्स को दूर से ही स्मेल कर लेती है।
कृति मुस्कुरा दी, लेकिन फिर भी गुस्से में उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और उसका हाथ पकड़कर अपने बॉयफ्रेंड की ओर ले गई। वो लड़का अब तक चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए इस पूरे तमाशे को देख रहा था। कृति ने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया और बोली, शुभम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, प्रिया और ईशा। शुभम ने सहजता से हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। हेलो। प्रिया और ईशा दोनों ने बारी बारी से उससे हाथ मिलाया। प्रिया ने तो ज्यादा ही उत्साह से हाथ हिलाया, जैसे पहली मुलाकात में ही रिश्तेदारी पक्की कर रही हो। कृति ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, और ये है मेरे बॉयफ्रेंड शुभम। ईशा ने शालीनता से हेलो कहा, लेकिन प्रिया अपनी आदत के मुताबिक ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई। उसने आंखें फैलाकर शुभम से पूछा, जीजू, क्या ये सच है कि आप हंटर हैं? मैंने सुना है हंटर नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शुभम हल्का सा हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। फिर उसने सीधे प्रिया की ओर देखकर कहा, तो क्यों ना हम सब कहीं कैफे में बैठे? प्रिया, अपनी फ्रेंड्स को भी साथ ले लो, वैसे भी पहली बार मिल रहे हैं, थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए। कृति ने उसकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, मानो वो यही उम्मीद कर रही थी कि वो अपने दोस्तों को अपनाएगा। प्रिया तो खुशी से उछल ही पड़ी। यस, कैफे का आइडिया बेस्ट है, चलो सब चलते हैं। ईशा ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे भी अच्छा लगा कि शुभम ने शुरुआत से ही सबको अपनेपन का एहसास दिलाया। कैफे का माहौल बहुत ही आरामदायक था। कैंपस का वही कॉर्नर वाला कैफे जहां हमेशा हल्की हल्की रोशनी और कॉफी की खुशबू फैली रहती थी। चारों तरफ स्टूडेंट्स हंसते गुनगुनाते बैठे थे। शुभम, कृति, प्रिया और ईशा भी अपनी अपनी हंसी और शरारतों में खोए एक कोने वाली टेबल पर जा बैठे थे। शुभम ने वेटर को बुलाकर सबका ऑर्डर दिया ही था कि अचानक प्रिया की नजर उस पर टिक गई। उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी को आगे खिसकाकर बोली, जीजू, आप ना मेरा नंबर सेव कर लो। जब कृति से मन भर जाए आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तुरंत कृति का चेहरा गुस्से और हंसी के मिश्रण से लाल पड़ गया। उसने प्रिया को घूरते हुए कहा, कमीनी, मेरे सामने ही मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है, कम से कम मेरे जाने का वेट तो कर लेती। प्रिया की बात पर कृति ने शुभम को देखकर थोड़ा असहज होकर मुस्कुराते हुए सफाई दी, अरे प्लीज बुरा मत मानना, ये थोड़ी पागल है, मजाक कर रही है। प्रिया ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ जीजू, कर तो मजाक ही रही हूं, लेकिन अगर आप सीरियस लेना चाहें तो ले सकते हैं, आई एम रेडी। कृति ने मेज पर हाथ पटकते हुए सिर हिलाया, सच में तुझे शर्म नहीं आती? प्रिया ने मासूमियत का नाटक करते हुए नाह में सिर हिलाया। कृति ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहा, अरे तेरी ही गलती है, अगर पहले हमें कबीर के बारे में बता देती तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रिया ने शरारत से आंखें मटकाईं और बोली, और वैसे भी इतना सीरियस क्यों ले रही है, ये तो बस मजाक है। ईशा कुछ बोलने ही वाली थी कि शुभम, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, गंभीर स्वर में बोला, सच कहूं तुम लोगों ने बेचारी ईशा के साथ बहुत गलत किया है। सोचना, जब कबीर यहां आएगा और ईशा के साथ किसी और को देखेगा ही नहीं, तब तुम्हारा पूरा प्लान धड़ाम से फ्लॉप हो जाएगा। कृति का चेहरा थोड़ी देर को सचमुच गंभीर हो गया। उसने शुभम की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हाँ ये तो सही कह रहे हो, इससे तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है, अब क्या करें? इतना कहते ही उसने और प्रिया ने एक साथ शुभम की तरफ शरारती नजरों से देखा। शुभम, जो अभी तक काफी आराम से बैठा था, उनकी नजरें महसूस करते ही तुरंत बोल पड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। कृति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए नकली गुस्से में कहा, हाँ बिल्कुल, तुम ही ये करने वाले हो, नहीं तो मुझसे बात मत करना। शुभम ने सिर पकड़ लिया, मजबूरी में बोला, अरे यार ठीक है, मैं बस यहां ईशा के पास बैठ जाऊंगा, बाकी तुम लोग जो भी कहना चाहो कह लेना, मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करने वाला। प्रिया हंसते हुए बोली, जीजू, आप उस कबीर नाम की लड़की से इतने डर क्यों रहे हो? आप भूल रहे हो कि अब आप हंटर हो, नॉर्मल लड़के से कई गुना स्ट्रांग। शुभम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना कहकर उठ गया और सीधे ईशा के बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे से झुककर ईशा से बोला, सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ईशा बस उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में नाराजगी और हल्की सी बेबसी साफ झलक रही थी। इसी बीच मेटर ट्रे लेकर आया। उसने गर्मा गर्म कॉफी और स्नैक्स टेबल पर रखते हुए कहा, एनीथिंग एल्स सर? शुभम ने बिना ज्यादा ध्यान दिए मुस्कुराकर कहा, नो थैंक्स। ओके सर। वेटर इतना कहकर चला गया। ईशा अब भी उठले के मूड में थी। उसने अचानक कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़े होते हुए बोली, बस मैं यहां से जा रही हूं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया और अपनी सबसे मासूम आवाज में बोली,
ईशा प्लीज, मेरी कसम, कहीं मत जा, हम तो बस छोटा सा मजाक कर रहे थे। ईशा कुछ जवाब देती उससे पहले ही कैफे के मेन गेट के खुलने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला और बाहर की तेज रोशनी एक पल के लिए अंदर फैल गई। उस रोशनी में एक लंबी सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे कैफे की ओर बढ़ रही थी। टेबल पर बैठे सबकी धड़कनें जैसे एक पल को थम गईं। प्रिया और कृति ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और दबे स्वर में हंसी रोकने की कोशिश की। ईशा का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। शुभम अनायास ही थोड़ा सीधा बैठ गया और तभी वो परछाई और नजदीक आती चली गई। कैफे का दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया। उस रोशनी में जो परछाई उभरी, उसने पूरे माहौल को अचानक बदल दिया। कृति, प्रिया, शुभम और ईशा, चारों की नजरें उसी तरफ टिक गईं। ईशा का दिल धड़क उठा। जैसे ही उसने उस परछाई का चेहरा साफ देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। मन ही मन उसने घबरा कर कहा, कबीर, वो सच में यहां आ गए। हे भगवान, अगर उन्होंने इन सब का मजाक सुन लिया होगा तो कहीं नाराज न हो जाएं, और अगर उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो। उसके चेहरे पर झलकती बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ शुभम भी उस शख्स को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। ये चेहरा कहीं तो देखा है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? कौन है ये? कबीर आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे वो किसी साधारण इंसान का नहीं बल्कि किसी योद्धा का व्यक्तित्व लेकर आया हो। उसकी नजरें सीधी ईशा और उसके बगल में बैठे शुभम पर जमी हुई थीं। शुभम को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा उभर आया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं था। उसके शरीर से ऐसी खतरनाक ऊर्जा लहरें निकल रही थीं जिन्हें सामान्य इंसान तो महसूस भी नहीं कर सकता था, लेकिन जो भी हंटर था या उससे भी ऊपर शक्ति रखने वाला, वो तुरंत समझ सकता था कि ये इंसान कितना ताकतवर है। शुभम ने जैसे ही वो ऊर्जा महसूस की, उसका दिल बैठ गया। उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। हे भगवान, ये तो हंटर है, और कोई साधारण हंटर नहीं। इसकी पावर मुझसे 3 गुना ज्यादा है। ये यहाँ ईशा के लिए आया है। ओ नो, मैंने तो मजाक समझकर इसकी जगह ईशा के पास बैठने का फैसला लिया था। अब तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर भी उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। चेहरा मुस्कुराता रहा, जबकि भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कृति और प्रिया दोनों कबीर को एकटक देख रही थीं। प्रिया का मुंह तो सचमुच खुला रह गया। वो धीरे से ईशा के कान में झुककर लगभग फुसफुसाते हुए बोली, सच बता ईशा, ये तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? ईशा ने तुरंत उसे गुस्से से घूरा और बोली, नहीं। क्यों? प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने होठ काटते हुए शरारती अंदाज में कहा, मतलब तेरा नहीं है? वाह, इतना हॉट और सेक्सी लड़का और तेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं? अगर तू नहीं चाहती तो मैं तो इसे पटाने की कोशिश कर ही सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर ईशा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत हाथ से प्रिया का मुंह बंद किया और फुसफुसाकर बोली, चुप, बिल्कुल चुप। उनसे ऐसी वैसी कोई बात मत करना। वो कोई आम लड़के नहीं है। ये सुनकर कृति और प्रिया दोनों चौंक गईं। उनकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। मतलब आखिर ये है कौन? उसी समय कबीर कैफे के बीचों बीच आकर रुक गया। उसकी नजरें अब भी सीधे ईशा पर थीं। उसकी मौजूदगी भर से माहौल भारी हो गया था। ईशा खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट और खुशी का अजीब सा मिश्रण था। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो ईशा, कैसी हो? सॉरी, बिना बताया आ गया। दरअसल पास में ही कुछ काम था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। ईशा का चेहरा खिल उठा। उसने झिझकते हुए कहा, आपको यहाँ आने के लिए मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सच कहूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। कबीर ने अपनी जेब से हाथ निकाला और आगे बढ़ाया, और हाँ, कांग्रेट्स, तुमने पूरी होप यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ईशा का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। इतना कहते ही उसने तुरंत प्रिया को इशारा किया कि दूसरी चेयर पर शिफ्ट हो जाए। प्रिया ने अनमने मन से जगह खाली की। ईशा ने अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप यहां बैठिए। कबीर ने सिर हिलाया और शांति से बैठ गया। अब उसकी एक तरफ ईशा थी और दूसरी तरफ शुभम। शुभम अभी भी उलझा हुआ था। वो लगातार सोच रहा था, ये आखिर है कौन? क्यों इतनी जानी पहचानी शक्ल है? और ये पावर, ये तो किसी साधारण हंटर की नहीं हो सकती। कहीं ये सच में वही तो नहीं? और तभी उसके दिमाग में जैसे कोई बिजली कौंधी। एक नाम उसके मन में उभर आया, कबीर राय। उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत नजरें झुका ली। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अगर सच में ये वही हुआ तो हमें जल्द से जल्द ये गलतफहमी खत्म करनी होगी, वरना कृति और प्रिया के मजाक के चक्कर में बात बहुत आगे बढ़ जाएगी।
टेबल पर माहौल बदल चुका था। एक तरफ ईशा की आंखों में चमक और खुशी थी, दूसरी तरफ शुभम के मन में डर और बेचैनी। कृति और प्रिया अब भी चुपचाप कबीर को देख रही थीं, जैसे वो अब तक समझ ही ना पाई हो कि आखिर ये शख्स कौन है। और कबीर, उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे उसके दिल और दिमाग में कोई अनकही कहानी छिपी हो, जिसका रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। कैफे के शोर शराबे के बीच माहौल अचानक बदल गया था। जैसे ही ईशा ने कबीर को अपनी फ्रेंड से मिलवाया, सबके चेहरे अलग अलग भावों से भर गए। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कृति और प्रिया। कबीर ने सहज और हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो। दोनों लड़कियों ने उससे हाथ मिलाया। प्रिया तो उसकी पर्सनैलिटी देखकर लगभग खोसी गई थी, लेकिन कृति ने बस एक हल्की मुस्कान दी। इसके बाद कबीर की नजर बगल में बैठे शुभम पर पड़ी। वो सीधे ईशा से पूछ बैठा, और ये इनसे तो मिलवाया ही नहीं। ईशा कुछ कहती उससे पहले ही कृति ने शरारती लहजे में कहा, ये है शुभम, ईशा का बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड। कृति ने जानबूझकर बेस्ट से भी बेस्ट पर जोर दिया। शुभम ने झेमते हुए कबीर को देखा। उसे कबीर की आंखों में कुछ अजीब सी शराब सी चमक दिखाई दी। उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो घबराहट छुपाने के लिए झूठी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाता है। हाय, आई एम शुभम। कबीर ने हाथ तो मिलाया, लेकिन उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे कोई शेर अपने शिकार को पंजों में दबा रहा हो। शुभम का चेहरा लाल पड़ गया। दर्द साफ था, लेकिन उसने अपने दांत भींचकर किसी तरह सबके सामने जाहिर नहीं होने दिया। ईशा और बाकी लड़कियां जरा भी शक न करें, इसलिए कबीर ने तभी हाथ छोड़ दिया। अंदर ही अंदर कबीर सोच रहा था, यही है वो लड़का, यही है जो ईशा के पीछे पड़ा है और इसे परेशान कर रहा है। वहीं शुभम भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। ये लड़का तो बिल्कुल शैतान जैसा है, कहीं ये ईशा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? अगर हाँ, तो मुझे और कृति को बहुत बड़ा मसला झेलना पड़ सकता है। तभी प्रिया ने बातचीत को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, वैसे कबीर, आप क्या काम करते हैं? कबीर ने सहजता से जवाब दिया, मैं पढ़ाई करता हूँ, बाकी मेरे डैड फार्मर है, खेती करते हैं। प्रिया की आंखें चमक उठीं। वाह, फार्मिंग, कमाल है। लेकिन ईशा उसकी बात से चौंक गई। वो जानती थी कि कबीर रॉयल फैमिली से है। इतने बड़े नाम के साथ उसका ये झूठ, वो समझ नहीं पा रही थी कि कबीर ने अपनी पहचान क्यों छुपाई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच शुभम की घबराहट बढ़ गई। उसके हाथ से कॉफी का कप गिर गया और उसकी शर्ट पर धब्बा पड़ गया। कृति घबरा कर बोली, अरे शुभम, तुम ठीक हो ना? शुभम ने टिश्यू उठाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, एक्सक्यूज मी। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया। कबीर भी उठते हुए बोला, मैं भी अभी आता हूँ। ईशा ने बस हल्के से सिर हिला दिया। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ा शुभम अपनी शर्ट साफ कर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी का रिफ्लेक्शन दिखा। उसने पलट कर देखा, कबीर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। कबीर के हाथ में फोन था। वो धीरे धीरे शुभम के पास आया और एकदम ठंडी आवाज में बोला, नाम शुभम कौशिक, गर्लफ्रेंड कृति शर्मा, घर का इकलौता बेटा, और हाल ही में हंटर की शक्तियां जाग चुकी हैं। शुभम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें अटक गईं। उसने सोचा, ये मेरे बारे में सब कैसे जानता है? कुछ कहने से पहले ही कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा एक सिंपल सवाल है, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ईशा के पीछे क्यों पड़े हो? शुभम लगभग हड़बड़ा कर बोला, नहीं भाई, ईशा मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। मैं तो आज पहली बार मिला हूं उससे, और शायद आखिरी बार भी। कबीर थोड़ा ठिठका, मतलब तुम वो नहीं हो जो ईशा को परेशान करता है? शुभम ने पलट कर कहा, भाई सोचो जरा, अगर मैं उसे परेशान करता होता तो वो मेरे पास क्यों बैठती? कबीर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सच्चाई झलक गई। फिर अचानक हंस पड़ा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, माफ करना भाई अपने बिहेवियर के लिए। शुभम ने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं भाई, बस तुमने डराकर रखा हुआ था। कबीर ने फिर से माफी मांगी और बाहर निकलने लगा। तभी शुभम पीछे से सोचते हुए बोला, वैसे भाई क्या तुम कबीर राय हो? कबीर रुका। हल्की मुस्कान के साथ उसने पीछे मुड़कर कहा, हाँ मैं ही हूं, लेकिन अभी मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कहकर वो बाहर चला गया। बाहर कैफे के हॉल में कृति, प्रिया और ईशा आपस में बातें कर रही थी। उनकी हंसी ठिठोली के बीच अचानक माहौल बदल गया। दरवाजा खुला और 5-6 लड़कों का ग्रुप अंदर दाखिल हुआ। उनकी चाल, उनकी आंखों का ढीठपन साफ दिखा रहा था कि वे यहां मजाक करने नहीं बल्कि किसी को परेशान करने आए हैं। ईशा का चेहरा देखते ही उतर गया। उसका दिल धक से रह गया। ये लोग यहां? अभी नहीं, प्लीज। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, चाल में अकड़ और चेहरे पर खटियापन। वो था चेरी।
उसने पूरे कैफे की परवाह किए बिना सबकी नजरों के सामने फूलों का बड़ा सा बुके ईशा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आई लव यू मेरी जान, अब मान भी जाओ, अपने इस आशिक को और कितना तड़पाओगी। सारी टेबल्स और बैठे लोग ठिठक में। माहौल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस भी दिए, मानो उन्हें नया तमाशा मिल गया हो। कृति का खून खौल उठा। चेरी, चुपचाप यहां से चले जाओ, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन चेरी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी आंखें सिर्फ ईशा पर टिकी थीं। ईशा ने गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो चुकी थीं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रिया खड़ी हो गई। चेरी, तुम ना कुत्ते की तुम जैसे हो। कितनी भी बेइज्जती कर लो, सीधा होना तो आता नहीं। हर बार मुंह उठाकर आ जाते हो, फिर से बेइज्जती कराने। पूरा कैफे हिल गया। लोग अब और भी चुप हो गए। चेरी का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने गुस्से से सर खुजलाया और अचानक झटके में प्रिया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप! उस आवाज ने पूरे कैफे को जड़ कर दिया। प्रिया लड़खड़ा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चेरी लगभग चिल्लाते हुए बोला, अपना मुंह बंद रख। मेरे डैड मिथिकल सिटी का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अभी के अभी कॉलेज से निकलवा सकता हूं। कृति कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। चेरी! लेकिन ईशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कृति, प्लीज। ईशा ने खुद को संभालते हुए चेरी की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, इन सब का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। चेरी ने होंठ दबाकर एक चालाक मुस्कान दी। बस यही तो चाहिए था। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन्हें कॉलेज से ना निकलवाऊं तो ये फूल ले लो और आज शाम की कॉलेज पार्टी में मेरी पार्टनर बनकर चलो। उसने बुके उसकी तरफ बढ़ाया। ईशा के हाथ कांप गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ हर नजर उसी पर टिकी थी। कृति ने ईशा की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें कह रही थी, मत झुको, ये लड़का नीच है। प्रिया अभी भी गाल पर हाथ रखे गुस्से और आंसुओं से कांप रही थी। अगर ईशा ने ये फूल ले लिए तो इसका मतलब होगा इस कमीने की जीत। ईशा के दिल में तूफान मचा था। अगर उसने फूल नहीं लिए तो चेरी सच में कोई गंदी चाल चल सकता था। अगर उसने फूल लिए तो इसका मतलब सबके सामने हार मान लेना। उसके कानों में जैसे ढोल बज रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो सीने से बाहर निकल जाएगी। क्या करूं? अगर मैं मना करती हूं तो ये सबको कॉलेज से बाहर करवा देगा। उसके होठ कांप रहे थे, आंखें नम हो रही थीं। कैफे का माहौल अचानक बदल चुका था। चारों तरफ बैठे लोग जो अब तक अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, अचानक खामोश हो गए थे। हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। ईशा के सामने खड़ा चेरी फूलों का बुके पकड़े गुस्से और अहंकार से कांप रहा था। ईशा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो फूल ले लेती तो चेरी का घमंड और बढ़ जाता, और अगर मना कर देती तो चेरी अपनी हदें पार कर देता। उसके कदम मानो जमीन से जकड़ गए थे। लेकिन ठीक उसी पल ईशा और चेरी के बीच अचानक एक परछाई आकर खड़ी हो गई। उस परछाई ने बिना एक शब्द बोले चेरी के हाथ से वो बुके खींच लिया और धीरे से ईशा की तरफ घूम गया। ईशा ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। कबीर, आप? उसकी आवाज में हैरानी के साथ एक हल्की सी राहत भी थी। चेहरा जैसे खिल उठा हो, लेकिन आंखों की गहराई में छुपा डर अभी भी कायम था। डर कबीर के लिए नहीं, बल्कि चेरी के लिए था। वो जानती थी सामने खड़ा चेरी कितना सनकी और घमंडी है, और ये भी जानती थी कि कबीर कौन है, उसकी असली पहचान क्या है। अगर चेरी ने कबीर को गुस्सा दिला दिया तो यहां तबाही होना तय थी। कबीर उस बुके को हाथ में थामे हुए हल्की मुस्कान के साथ ईशा को देखने लगा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उसने धीरे से बुके ईशा की ओर बढ़ाते हुए कहा, सॉरी ईशा, मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल गया था, लेकिन देखो अब मेरे पास तुम्हारे लिए फूल है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन प्लीज काम चला लो। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। ये सुनकर ईशा के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कृति और प्रिया एक दूसरे को देखती ही रह गईं। और चेरी का तो चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नाक फड़क रही थी। प्रिया हल्के से मुस्कुरा उठी और धीरे से बोली, ये कितना चिल है, चेरी का कोई डर ही नहीं। कृति का माथा बलों से भर गया। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, उसे पता ही नहीं है कि चेरी कौन है, और वैसे भी वो होप कॉलेज का हिस्सा नहीं है। अगर उसने चेरी को गुस्सा दिला दिया तो उसका और उसके परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और शुभम को मैसेज टाइप कर दिया, शुभम जल्दी वापस आओ,
यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उधर ईशा का दिल धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कबीर ने एक कदम उठाकर सही किया है या मुश्किल बढ़ा दी है। लेकिन जब उसने कबीर की आंखों में देखा तो एक पल के लिए उसका डर जैसे गायब हो गया। वो हल्के से मुस्कुराई और अपने चेहरे पर आई लटों को पीछे करती हुई हाथ बढ़ाकर बुके ले लिया। थैंक यू कबीर। कबीर की मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन चेरी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से लगभग दहाड़ते हुए बोला, ईशा, लगता है तुम और मेरे परिवार को हल्के में ले रही हो। और तुम कौन हो गए? लगता है जान प्यारी नहीं है, आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आवाज में अहंकार और धमकी दोनों थे। पूरे कैफे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें अब सिर्फ चेरी और कबीर पर थीं। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ पीछे पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी नजरें चेरी की आंखों में गहराई तक उतर गईं और फिर बहुत धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला, मेरी पहचान जानने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो, समझे? ये सुनते ही चेरी के बगल में खड़ा उसका एक दोस्त गुस्से से आगे बढ़ा। वो लगभग दहाड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत? यंग मास्टर से बदतमीजी कर रहा है। शायद तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। वो लड़का हाथ उठाकर कबीर को मारने ही वाला था। कृति और प्रिया घबरा गईं। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी मुस्कान जस की तस बनी रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे उसे मालूम हो ये लोग उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ईशा भी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कबीर कौन है। इन जैसे चाहे कितने भी लोग उसके सामने खड़े हो जाएं, वो अकेला ही काफी है। वो लड़का अब कबीर की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसका हाथ हवा में ही रुक गया। पूरा हॉल हैरानी से भर उठा। लोग अपनी कुर्सियों से आधे उठ खड़े हुए। कृति और प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और चेरी का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। कैफे का माहौल अचानक बदल चुका था। सभी लोग अब भी उस लड़के का हाथ हवा में रुका देखकर हैरान थे, लेकिन अगले ही पल जैसे ही सबकी नजरें कबीर की ओर जाती हैं, उन्हें एक और शख्स नजर आता है, शुभम। शुभम उस लड़के का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी पकड़ हल्की थी, लेकिन उस लड़के के लिए मजबूत इतनी थी कि उस लड़के के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। और तभी चटकने की आवाज गूंजी। उसकी हड्डियां शुभम की पकड़ में टूट रही थीं। वो लड़का दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ ऐंठ गया था और दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। चेरी की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर एक साथ डर और गुस्सा दोनों थे। उसकी आवाज कांपते हुए बाहर आई, कौन हो तुम? शुभम ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, लेकिन वो एक नजर ही काफी थी चेरी की रूह तक कांप जाने के लिए। शुभम की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसके शब्द मानो तलवार की तरह कट रहे थे। मैं वो हूं जिसे ऑफेंड करने की हिम्मत तुम्हारा पूरा परिवार भी नहीं कर सकता। कैफे की हवा ठंडी पड़ गई। हर कोई अब शुभम की मौजूदगी को महसूस कर रहा था, जैसे वहां अचानक कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया हो, जो किसी भी पल सब कुछ उड़ा कर ले जा सकता है। इतने में कृति आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। वो सीधे चेरी के सामने खड़ी हो गई और तीखी नजरें डालते हुए बोली, चेरी बेटा, भाग जाओ यहां से, क्योंकि ये मेरे बॉयफ्रेंड है और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक हंटर है। अगर तुमने इनको ऑफेंड किया या नुकसान पहुंचाने की सोची भी है, तो ये कुछ करे या ना करे, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें रातों रात गायब कर देगा। उसके शब्दों का असर बिजली की तरह हुआ। कैफे में बैठे सभी लोग सिहर उठे। वे जानते थे कि हंटर की बेइज्जती करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तक ये खबर पहुंची कि वे इस सीन का हिस्सा थे, तो उनकी भी जान खतरे में आ सकती थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर पलक झपकते ही वहां से भाग गए। वे जानते थे यहां ठहरना मौत को न्योता देने जैसा है। चेरी के साथ खड़े उसके साथी भी बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए, लेकिन चेरी अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर जिद और अहंकार बाकी था। वे जानता था कि एक हंटर से लड़ पाना नामुमकिन है, फिर भी उसने हार मानने से पहले ईशा और कबीर की तरफ देखा और दांत भींचकर बोला, अभी तो तुम्हें इसने बचा लिया, लेकिन रात को पार्टी में तुम दोनों को देख लूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से और डर से कांपते हुए बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी नजर ईशा पर डाली, जैसे कोई अधूरी धमकी छोड़कर जा रहा हो। रेस्टोरेंट का सन्नाटा अभी भी टूटा नहीं था। ईशा ने धीरे से राहत की सांस ली। प्रिया और कृति ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। कबीर अब भी चुप खड़ा था,
मानो कुछ सोचे जा रहा था। दूसरी ओर द्रोणा एकेडमी। इसी समय दूर द्रोणा एकेडमी के बड़े ट्रेनिंग हॉल में एक और कहानी चल रही थी। टीम 801 अपनी ट्रेनिंग में लगी हुई थी। इस टीम में कुल 12 हंटर थे। माही, प्रज्ञा, सिल्वी, कौशल, कार्तिक और बाकी सभी। कबीर अभी यहां मौजूद नहीं था। हॉल की दीवारें प्राचीन पत्थरों से बनी थीं। बीच में चमकते स्पिरिचुअल चिन्ह उकेरे हुए थे जो वहां की हवा में ऊर्जा भर रहे थे। मही अपने शांत और दृढ़ स्वभाव के साथ कुछ नए हंटर्स को ट्रेन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा और सिल्वी तलवारों के सामने थीं। उनकी तलवारें टकराते ही एक चमक पैदा होती और उनकी सांसें तेज हो जाती। दोनों की आंखों में दृढ़ता थी क्योंकि उन्हें पता था कि असली लड़ाई के लिए ये सिर्फ ट्रेनिंग है। हॉल के एक कोने में कार्तिक बो और एरो के साथ खड़ा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वो लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार तीर निशाने से चूक रहा था। उसकी नाक पर शिकन उभर आई। तभी टीम का एक हंटर हंसते हुए बोला, कार्तिक ब्रो, तुमसे ना हो पाएगा। वो बेफिक्र होकर बो और एरो उठाता है और एक ही झटके में सीधा टारगेट के बीचों बीच तीर मार देता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। देखो ब्रो, ऐसे करते हैं इसे। ये देखकर पास में 2 तलवारों को एक साथ घुमाने की कोशिश कर रहा कौशल पल भर के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो जानता हो कि अब क्या होने वाला है। कार्तिक हंस पड़ा। उसने बो और एरो एक तरफ रख लिया। फिर पास में पड़ा एक भाला उठाया। बिना लक्ष्य की तरफ देखे उसने भाला हवा में उछाल दिया। सभी हक्के बक्के रह गए। लेकिन अगले ही पल भाले की नोक पर आग जल उठी। हंटर लड़का जिसने अभी कार्तिक का मजाक उड़ाया था चौंक पड़ा। उसकी आंखें फैल गई। तुम्हें स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल करना आता है? कार्तिक बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी 2 उंगलियों के बीच ऊर्जा जगा ली और उसी ऊर्जा से उस जलते हुए भाले को हवा में रोककर सभी टारगेट्स पर एक साथ निशाना साधा। भाला बिजली की तरह घूमता हुआ गया और एक झटके में सारे टारगेट्स को हिट कर दिया। पूरा हॉल सन्नाटे से गूंज उठा। बाकी हंटर्स बस देखते ही रह गए। तभी माही वहां आई। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने उस हंटर लड़के की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, कौशल और प्रज्ञा ऐसे ही टीम के टॉप पर हैं? इन तीनों में वो है जो बाकियों में नहीं, स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने की ताकत। उसके शब्द सुनकर लड़का चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। स्पिरिचुअल पावर, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान में मौजूद होती है। फर्क बस इतना है कि किसी में इसकी मात्रा कम होती है और किसी में बहुत अधिक, और जिस इंसान में ये ज्यादा होती है वही खास माना जाता है। टीम में इस समय सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर सिल्वी के पास थी। उसके बाद प्रज्ञा का नाम आता था, फिर माही और फिर कहीं जाकर ध्रुवांश। हालांकि ये सच कोई नहीं जानता था कि ध्रुवांश ने अपनी असली ताकत सबकी नजरों से छिपा रखी थी। इस वक्त टीम में सिर्फ कार्तिक, कौशल, प्रज्ञा, सिल्वी, माही और ध्रुवांश ऐसे लोग थे जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करके हथियार और हाथ दोनों से हमला कर सकते थे। मगर बाकी सबकी नजर में इस लिस्ट में ध्रुवांश का नाम मौजूद ही नहीं था। हॉल बेहद बड़ा था। अंदर कदम रखते ही लगता था जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। एक और चौड़ा रेस ट्रैक जिस पर इंसान अपनी गति और सहन शक्ति को परखता। दूसरी ओर जिम, जिसमें ऐसी मशीनें थी जिन्हें देखकर आम इंसान तो पसीने पसीने हो जाए। हर तरफ अलग अलग तरह के हथियार सजे थे, तलवारें, भाले, धनुष और वो सब कुछ जो एक हंटर की जरूरत हो सकती है। और सबसे खास थे वहां मौजूद ऑटोमेटिक फाइटिंग रोबोट। ये जगह और ये रोबोट साधारण नहीं थे, सब डीमन से मिले क्रिस्टल से बने हुए थे। इसीलिए यहां तक कि टॉप लेवल का हंटर भी चाहे पूरी जान लगा दे तो भी इस हॉल की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हॉल के एक कोने में कुछ हंटर रोबोट से मुकाबला कर रहे थे। उनकी पावर लिमिट इस तरह सेट की गई थी कि सामने वाले इंसान से हमेशा 10% ज्यादा रहे। यानी अगर किसी की ताकत 100 है तो रोबोट की ताकत 110 होगी। इस नियम की वजह से हंटर्स को हमेशा खुद से ज्यादा ताकतवर विरोधी से भिड़ना पड़ता है, और यही उनकी असली ट्रेनिंग थी, सीखना कि कैसे हार न मानकर लगातार लड़ना है। लेकिन इन सब से हटकर ध्रुवांश अकेला पीछे के हिस्से में रेस ट्रैक पर घंटों से दौड़ रहा था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को मजबूत बनाने पर था। वो जानता था कि उसके पास ऐसी ऐसी तकनीकें हैं जो साधारण इंसान तो क्या, बड़े बड़े गुरुओं के लिए भी अनजानी थीं। ये तकनीकें खुद उसके पिता सुप्रीम गॉड ने उसे सिखाई थीं, मगर समस्या ये थी कि वो सब तकनीकें इस कमजोर इंसानी शरीर के सहारे वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था।
इसलिए उसने तय किया था कि सबसे पहले अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाए कि एक दिन उन दिव्य तकनीकों को खुलकर प्रयोग कर सके। उसकी लगातार दौड़ती हुई सांसें, पैरों की ताल और पसीने की बूंदें रेस ट्रैक पर उसकी मेहनत की गवाही दे रही थीं। माही ने यह सब देखा तो अपने अंदाज में हंसते हुए बोली, इसको हंटर की जगह कोई ओलंपिक ज्वाइन करना चाहिए था। भागने से लड़ना कोई नहीं सीखता, लेकिन इसके लिए सही है, कम से कम अपनी जान बचाकर भाग तो पाएगा। उसकी बात पर बाकी हंटर्स हल्का सा मुस्कुराए। उसी वक्त 2 हंटर आगे आते हैं। वे अपने दोनों हाथ और पैरों में लोहे के कड़े पहनते हैं और कमर पर एक बेल्ट बांधते हैं। देखने में ये कड़े और बेल्ट बेहद पतले और हल्के लगते थे, मगर असलियत में उनका वजन इतना था कि आम इंसान तो उन्हें उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां अलग अलग वजन के कड़े और बेल्ट रखे थे, मगर इन दोनों ने जो चुना था उसका वजन किसी को भी दहला दे। हाथ पैर के एक कड़ा 1000 पाउंड यानी लगभग आधा टन का था और कमर पर बांधा जाने वाला बेल्ट पूरे 2000 पाउंड। जैसे ही उन्होंने इन्हें पहना, उनके लिए खड़ा होना तक मुश्किल हो गया। पैरों के नीचे जमीन धंसने जैसी लगने लगी और शरीर कांपने लगा। माही की तेज आवाज गूंजी, 1000 पुशअप लगाओ जल्दी। उसकी आवाज में इतना दबाव था कि दोनों हंटर्स ने चाहकर भी मना नहीं किया। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मगर टीम लीडर का ऑर्डर टालना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का अपनी सांसों को संभालते हुए सामने ट्रैक पर भागते ध्रुवांश की ओर देखता है। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो धीरे से कहता है, क्या लगता है वो और कितने घंटों तक ऐसे ही भागता रहेगा? उसके साथी ने थकी हुई सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, सुबह जब हम में से कोई यहां आया भी नहीं था तब से वो दौड़ रहा है और अब तक रुका नहीं। कब तक भागेगा इसका किसी को नहीं पता। ये सुनकर माही भी एक पल के लिए हैरान हो गई। उसकी आंखों में सवाल था लेकिन जवाब नहीं। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुवांश ऐसा क्यों कर रहा है। ध्रुवांश के बारे में वो जानती थी कि वो कभी उसकी बात नहीं मानेगा, और सच तो ये था कि माही भी उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। टीम लीडर होने के नाते उसका ध्यान इस वक्त बाकी हंटर्स को स्ट्रांग बनाने पर था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं ध्रुवांश की ये अजीब ट्रेनिंग उसे परेशान कर रही थी। और तभी हॉल का बड़ा गेट अचानक खुला। भारी भरकम दरवाजे की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सभी का ध्यान उधर चला गया। सांसें थम गईं और तभी एक गहरी भारी आवाज सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? माही और बाकी सबके कदम ठिठक गए। उनकी नजरें उस ओर उठीं और अगले ही पल उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी हैरानी। कौन था वो? क्या होने वाला था अब? गेट के ओपन होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वो भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हर कोई अपनी ट्रेनिंग रोककर उस ओर देखने लगा। सामने दरवाजे की चौखट से एक शख्स अंदर आता दिखाई दिया। वो लड़का बेहद शांत चाल से चल रहा था। उसके दोनों हाथ आराम से जेब में डले हुए थे। कदमों में ना कोई जल्दबाजी, ना कोई अकड़, बस एक गहरी सादगी और अद्भुत आत्मविश्वास। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि जिस पल उसने कदम रखा, पूरा हॉल जैसे थम गया। सभी हंटर्स की नजरें उसी पर टिक गईं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। माही ने झट से कदम बढ़ाए और उसके सामने पहुंचते ही झुकते हुए बोली, ग्रीटिंग टू एम्परर शिवाय। माही की देखा देखी बाकी सभी हंटर भी हल्के से झुककर ग्रीट करने लगे। उनकी आंखों में डर और आदर दोनों झलक रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक ही शख्स था जो अपनी गति से दौड़ना नहीं रोक पाया था, ध्रुवांश। वो अब भी ट्रैक पर लगातार भाग रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और तभी जब वो दौड़ते हुए शिवाय की साइड पहुंचा, शिवाय पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। ध्रुवांश एकदम से ठिठक गया। उसकी सांसें थम सी गईं, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, आप यहां? बाकी सभी हंटर हैरान रह गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ध्रुवांश ने अभी क्या कहा है। उनमें से वे दोनों लड़के जिन्होंने अपने शरीर पर भारी कड़े और बेल्ट बांध रखे थे, आपस में फुसफुसाए, लगता है इसका आखिरी टाइम आ चुका है। एम्परर के सामने सीना तान के खड़ा है, झुकना तो छोड़ो, इसने ग्रीट करना तक ठीक नहीं समझा। दूसरा लड़का तुरंत बोला, हां भाई, अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। पीछे खड़ा कौशल ध्रुवांश की ओर नफरत भरी नजर से देख रहा था। उसके मन में जलन की आग भड़क रही थी। कितना घमंडी है ये, पता नहीं क्या दिखता है सिल्वी को इसमें। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं।
ऐसा लग रहा था मानो उसकी नजरें ही शिवाय से कह रही हों कि इस ध्रुवांश को खत्म कर दो। माही आगे बढ़ी। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी हुई थी। ध्रुवांश, ये क्या बदतमीजी है? तुम एम्परर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। हॉल में हर किसी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सबको यही उम्मीद थी कि अब ध्रुवांश शिवाय के आगे झुक जाएगा, लेकिन ध्रुवांश ने सीधे माही की ओर देखा और गहरी स्थिर आवाज में कहा, किसी के झुकने और ना झुकने से किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, और रही बात झुकने की, तो मैं शिवाय सर की रिस्पेक्ट करता हूं, डर से नहीं, दिल से। और मैं अपने मां बाप को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकता। उसकी आंखों में सच्चाई थी, आत्मविश्वास था और कहीं ना कहीं एक अदृश्य आग भी। बाकी सभी हंटर ये नहीं जानते थे कि ध्रुवांश के भीतर मौजूद रुद्र तो खुद अपने पिता सुप्रीम गॉड के आगे भी नहीं झुका था। उसने उनका विरोध किया था और वही जिद अब ध्रुवांश के खून में भी दौड़ रही थी। ध्रुवांश की यह बात सुनकर माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। अगर शिवाय वहां मौजूद ना होते तो शायद वो इसी पल ध्रुवांश का कत्ल कर देती। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि शिवाय ने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो ध्रुवांश की ओर देखकर बोला, मुझे भी किसी का मेरे आगे झुकना पसंद नहीं, और एक सीक्रेट बताऊं? ये बोल वो ध्रुवांश के कान के पास झुका और धीरे से बोला, जब मैं हंटर था तो मैं भी एम्परर की एक नहीं सुनता था। शिवाय की आवाज धीमी थी, लेकिन माही और बाकी हंटर ने सब सुन लिया था। शिवाय की बात सुनते ही ध्रुवांश की आंखें और भी फैल गईं। माही और बाकी सभी हंटर भी हैरान रह गए। उनकी समझ से बाहर था कि आखिर शिवाय ध्रुवांश के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थीं। फिर शिवाय ने चारों ओर नजर दौड़ाई और माही की ओर देखते हुए पूछा, तुम ही इस टीम के कैप्टन हो? माही ने तुरंत सर झुकाते हुए जवाब दिया, जी मैं ही हूं। शिवाय कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा नाम क्या था? माही ने रिस्पेक्ट से आंसर किया, एम्परर, मेरा नाम माही है। शिवाय ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, आरना ने बताया था, मैं ही भूल गया था। ठीक है, मैं सबको बता दूं कि मैं यहां आरना की जगह तुम सबको वीकली ट्रेनिंग देने आया हूं। इस बार एम्परर ट्रेनिंग के लिए चुनी गई टीम में टीम 801 भी है। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सादगी, ताकत और एक अजीब सा खिंचाव था। सभी हंटर एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में सवाल भी थे, हैरानी भी, और साथ ही एक अनजाना डर भी। असल में यहां हफ्ते में एक बार खुद एम्परर ट्रेनिंग देने आते हैं। ये ट्रेनिंग कुछ खास चुनी टीमों को ही मिलती थी। इस बार टीम 801 उनमें से एक थी। कुछ हंटर ये सुनकर रोमांचित थे। उनकी धड़कनें तेज थीं, चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों पर डर की चादर कसकर बैठ गई थी, क्योंकि एम्परर से ट्रेनिंग लेना उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता था। माही सबसे पहले कदम बढ़ाई। उसका सर झुका हुआ था, आवाज में सम्मान था, हम रेडी हैं एम्परर। बाकी हंटर भी उसके पीछे पीछे खड़े हो गए। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। शिवाय ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ध्रुवांश एक ओर खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था उसे इस ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देख उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जो किसी का भी दिल कांपाने के लिए काफी थी। और फिर उसने गहरी आवाज में कहा, देखो, मैं आरना के कहने पर यहां आ गया हूं, लेकिन मुझे तुम्हें ट्रेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनते ही सबके चेहरों से रंग उड़ गया। माहौल एकदम बदल गया। कुछ के चेहरों पर निराशा की लकीरें उभर आईं, लेकिन माही पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आंखें झुकाई ही रखीं। वो शिवाय को पहले से जानती थी। आरना के साथ मीटिंग रूम्स में जाते हुए उसने कई बार शिवाय को देखा था। वो जानती थी शिवाय साधारण ट्रेनिंग या बोरिंग नियमों वाला इंसान नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद शिवाय फिर बोला, अगर तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं, तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। तुम सब एक तरफ और मैं अकेला। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं यहां से सीधा बाहर चला जाऊंगा। ये सुनकर सबके दिलों की धड़कनें और तेज हो गईं। किसी को भी इस ऑफर में खुशी नहीं मिल रही थी। सबके चेहरे पर फिक्र और बेचैनी थी। माही ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कैसा गेम एम्परर? शिवाय ने हल्की सी मुस्कान तैराते हुए जवाब दिया, पकड़म पकड़ाई। सन्नाटा और गहरा हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास छलकने लगा। माही ही नहीं, बाकी सभी भी एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे हॉल में कानाफूसी शुरू हुई।
एक लड़का बोला, पकड़म पकड़ाई? एम्परर मजाक कर रहे हैं क्या? उस पर दूसरा हरामी भरते हुए बोला, हाँ भाई, हम हंटर होकर ऐसे बचकाने गेम खेलेंगे। उनके पास में खड़ा एक तीसरा लड़का उनकी बात सुन के धीरे से बोला, तुमको क्या लगता है एम्परर ने बिना सोचे ये कहा है? इसके पीछे कोई वजह होगी ही। कौशल और कार्तिक पास में खड़े थे। कार्तिक हल्की मुस्कान के साथ कौशल की ओर झुककर बोला, भाई, एम्परर के साथ लूडो भी खेलेंगे ना तो वो किसी खतरनाक फाइट से कम नहीं होगा, और पकड़म पकड़ाई, उनसे जीतना सोचना भी पागलपन है। कार्तिक कौशल से बात कर ही रहा था कि सबके बीच से ध्रुवांश की आवाज आई, मैं रेडी हूं। सभी की आंखें तुरंत उसी की ओर घूम गई। माही ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, एम्परर ने टीम को बोला है और टीम का फैसला मैं लेती हूं। ध्रुवांश की आंखें अब भी स्थिर थीं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। माही ने गहरी सांस ली और फिर एम्परर की ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी पर भीतर बेचैनी साफ झलक रही थी। एम्परर, क्या आप गेम और उसके रूल्स डिटेल में बता सकते हैं? शिवाई ने बिना देर किए जवाब दिया, कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ इतना कि जो हंटर स्पिरिचुअल पावर यूज कर सकते हैं वो नहीं करेंगे, न मैं करूंगा न तुम। कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। गेम बहुत सिंपल है। तुम सबको मिलकर सिर्फ मुझे टच करना है, सिर्फ एक बार, और इसके लिए तुम्हारे पास 30 मिनट होंगे। अगर तुम में से किसी एक ने भी मुझे छू लिया तो तुम सब जीत जाओगे। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या यह सच में इतना आसान है? प्रज्ञा के पास खड़ी सिल्वी धीरे से फुसफुसाई, अगर सब स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकते तो वो इनका सामना कैसे करेंगे? उसके शब्दों में सीरियसनेस साफ झलक रही थी, और वहीं बाकी हंटर्स की आंखों में अब घबराहट दिखने लगी थी। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। उनका मानना था कि अगर शिवाय स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करता तो भी शायद ही उनके पास 1-2% चांस हो। शिवाय की तेज निगाहें चारों तरफ सन्नाटे में डूबे हॉल को स्कैन कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस दीवारों पर लगी बड़ी स्क्रीन पर चमकते अंकों की हल्की सी बीप सुनाई दे रही थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, आर यू रेडी गाइज? शिवाय की आवाज जैसे दीवारों से टकरा कर लौट रही हो। सभी हंटर कुछ पल खामोश रहे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। धीरे धीरे झिझकते हुए कुछ लोगों ने हां में जवाब दिया। माही ने आगे बढ़कर ठोस आवाज में कहा, ठीक है एम्परर, हम रेडी हैं। उसके इतना कहते ही दीवार पर चमकता हुआ 30 मिनट का टाइमर अचानक चालू हो गया। लाल अंकों की चमक पूरे हॉल में फैल गई। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, पीछे खड़ा एक हंटर फुर्ती से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद बाकी सब सोच रहे हों उससे पहले वो शिवाय को छू ले। लेकिन शिवाय ने बिना पीछे देखे, बिना पलक झपकाए बस एक हल्की सी साइड स्टेप ली। उस हंटर का हाथ हवा में रह गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। बाकी सभी ने तुरंत कोशिश शुरू कर दी। एक एक कर सब शिवाय की ओर झपट रहे थे, लेकिन शिवाय मानो उनके मूवमेंट को पहले से जानता हो। वो बड़ी आसानी से इधर उधर हो रहा था। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो आराम से इधर उधर मूव कर रहा था, जैसे किसी बच्चे का खेल हो। सबकी कोशिशों से बचता जा रहा था। किसी का हाथ उसके कपड़ों को भी छू नहीं पा रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच सिल्वी ने, जो प्रज्ञा के साथ उस मुकाबले की दिशा में बढ़ रही थी, अचानक उसने कदम रोक दिए। वो पास रखी एक चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही प्रज्ञा चौंक उठी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, सिल्वी, तुम बैठ क्यों रही हो? हमें एम्परर को हराने में सबका साथ देना चाहिए। सिल्वी ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखकर बोली, प्रज्ञा, मुझे पता है हम चाह कर भी शिवाय को नहीं हरा सकते, और वैसे भी मुझे शिवाय से ट्रेनिंग लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिल्वी की आवाज सहज थी, लेकिन उसके शब्द प्रज्ञा के लिए किसी बिजली की तरह थे। प्रज्ञा के तो पसीने छूट गए। वो हैरानी से चिल्ला पड़ी, सिल्वी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना, एम्परर को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता, और तुम एक एम्परर की ट्रेनिंग को ठुकरा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि लोग एम्परर से ट्रेनिंग लेने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। सिल्वी ने बिना घबराए मुकाबले की ओर देखा और शांत लहजे में बोली, वो तो दिख रहा है, लेकिन प्रज्ञा, मैं थक गई हूं। मुझे इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बनना। तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगी। उसके शब्दों में अजीब सी थकान और बगावत छिपी हुई थी। प्रज्ञा ने नाराजगी से सिर झटकते हुए सिल्वी को देखा और बाकियों की ओर बढ़ गई। सिल्वी जाती हुई प्रज्ञा को देख मन में कहती है,
एक एम्परर ट्रेनिंग में 1 महीने में जितनी पावर बढ़ती है उससे कई गुना ज्यादा मैं ध्रुवांश के साथ एक रेड में बहा लेती हूँ। और वैसे भी मुझे एम्परर से दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए, कहीं वो मेरी असलियत न जान जाए। ये बोलते हुए वो ध्रुवांश की ओर देखती है और मन में कहती है, मुझे पता है आप खुद को टेस्ट करने के लिए इस चैलेंज का हिस्सा बने हैं, लेकिन आपकी पावर लेवल के अकॉर्डिंग आप चाह कर भी एम्परर को हरा नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप गॉड ऑरा या डीमन आई का यूज करते हैं तो शायद आप एक एम्परर के पास पहुंच पाएंगे। इस बीच टाइमर लगातार चलता रहा। धीरे धीरे 10 मिनट, फिर 15, फिर पूरे 20 मिनट बीत गए और अब हालत ये थी कि कई हंटर हार मानकर पीछे हट चुके थे। कारण साफ था, एक एम्परर के पास खड़े रहना भी आसान नहीं था। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि नॉर्मल हंटर ज्यादा देर तक उसके दायरे में टिकी नहीं सकते। उनकी आत्मा और शरीर पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे वे थक कर चूर हो जाते हैं। अब तक सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, माही, कौशल, कार्तिक, ध्रुवांश, प्रज्ञा और एक और हंटर। इनमें भी माही सबसे आगे थी। वो कई बार शिवाय के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। 2 बार तो उसका हाथ लगभग शिवाय के चेहरे तक पहुंच ही गया था। इसके बाद कार्तिक और कौशल सबसे आगे थे। ध्रुवांश और बाकी लोग थोड़े पीछे थे। शिवाय अब भी नॉर्मल था। वो एक एक मूवमेंट को ऐसे रोक रहा था जैसे किसी अनुभवी खिलाड़ी के लिए बच्चों का खेल हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान मानो कह रही हो, यहां कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। लेकिन अचानक उसकी नजर ध्रुवांश पर पड़ी। वो मन ही मन बोला, मैंने ये चैलेंज इसीलिए रखा था। मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए खतरा बनोगे, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। मैंने ही तुम्हें ज्यादा आंक लिया था। तभी प्रज्ञा और एक और हंटर पीछे हट गए। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, माही, कौशल, कार्तिक और ध्रुवांश। अचानक माही फिर से आगे बढ़ी। इस बार वो एकदम शिवाय के चेहरे के पास पहुंची। उसका हाथ बस छूने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त शिवाय बिजली सी फुर्ती से पीछे हट गया। साथ ही पीछे से कौशल और कार्तिक ने एक साथ हमला किया। शिवाय ने बिना घबराए पूरा शरीर मोड़ लिया और एक ही मूवमेंट में दूसरी दिशा में घूम गया। उनका हमला हवा में रह गया, लेकिन इस अफरा तफरी में ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद की। उसने ध्यान से शिवाय के मूवमेंट को देखना शुरू किया। उसका दिमाग उसके हर स्टेप को कैलकुलेट कर रहा था। फिर उसने अचानक कदम बढ़ाया। शिवाय को लगा ये भी बाकी सब की तरह सीधा उसकी ओर आ रहा है। वो तुरंत अपनी आदत के मुताबिक साइड स्टेप लेने लगा, लेकिन ध्रुवांश ने उसी पल दिशा बदल दी। वो बिल्कुल विपरीत और घूमकर शिवाय के पीछे जा पहुंचा। शिवाय की आंखें पल भर के लिए फैल गईं। उसका चेहरा पहली बार हैरानी से भर गया। ध्रुवांश के हाथ अब उसके कंधे से बस कुछ इंच दूर थे। सारे हंटर वहीं रुक गए। सबकी सांसें थम गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। क्या ध्रुवांश सच में शिवाय को टच करने वाला है? क्या टीम 801 ये चैलेंज जीत पाएगी, या फिर एम्परर की चालाकी एक बार फिर सबकी उम्मीदें तोड़ देगी? जानने के लिए बने रहिए, कहानी अभी बाकी है।